दोस्तों महमूद गजनवी से शुरुआत करते हैं क्योंकि 1000 ईस्वी से 12 तक ईस्वी में सबसे पहले महमूद गजनवी को पढ़ा जाता है। दोस्तों भारत पे आक्रमणों की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एंशियंट हिस्ट्री में अलेक्जेंडर से लेकर के चंगेज खान, गजनवी से लेकर के गोरी तक और बाबर से लेकर के तैमूर और नादिर शाह तक बहुत बार अटैक हुए हैं। लेकिन हम यहां मिडवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो पहले गजनवी को देखेंगे। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था तथा अपने पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। चाहे गजनी हो या काबुल हो या कंधार हो, ये सभी अफगानिस्तान के अंदर हैं। दोस्तों गजनी उस समय राजधानी हुआ करती थी और महमूद गजनवी अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, वहां का राजा बना। उसके बाद महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 998 में गद्दी पर बैठा और उसके बाद 2 साल बाद 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनी के भारत के ऊपर कितने आक्रमण हुए? 17 आक्रमण हुए। इन 17 के 17 आक्रमणों को हम सिलसिलेवार देखेंगे, लेकिन इनमें से जो 4-5 अटैक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उनको हम और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं तो इन 17 आक्रमणों में जो मुख्य आक्रमण है वो कौन से रहे हैं और किस किस जगह पर कौन से वर्ष हुए हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण भारत पर हुआ वो पेशावर पर हुआ। 1001 में जयपाल के साथ युद्ध हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, जयपाल के ऊपर 1001 में आक्रमण किया था और जयपाल हार गया था और महमूद गजनवी ने जयपाल को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उसको इंसल्ट कर दिया और इंसल्ट करने के बाद छोड़कर चला गया। जब वापस छोड़कर चला गया तो जयपाल इतना अपमानित हुआ कि उसने उसके जाने के बाद अग्नि में कूद करके जान दे दी। तो ये जयपाल के ऊपर आक्रमण था। उसके बाद 1008-9 में हिंदू शाही राजधानी हुआ करती थी एक बैहिंद, जो पेशावर के नजदीक थी, हिंदू राज्य था। आनंदपाल के साथ वहां युद्ध हुआ और आनंदपाल को हरा करके बहुत सा धन दौलत वहां से लूट करके गजनवी लेके गया था। उसके बाद 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेसर पर हमला किया गया। यही वही थानेसर है जो थानेसर राजा हर्षवर्धन की राजधानी एक जमाने में हुआ करता था। इससे कुछ साल 2606 ईस्वी के आसपास, इससे 400-450 साल पहले का साम्राज्य काफी मजबूत था यहाँ। उसके बाद 1018 में कन्नौज पर आक्रमण करा। यह कन्नौज दोस्तों हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी मानी जाती थी, जहां उसकी बहन की शादी हुई थी और उसकी बहन के हस्बैंड को शशांक ने किडनैप करके मार दिया था। तो वहां से सिलसिला ये कन्नौज का शुरू होता है। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। 1025 का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है गजनवी का, जब 1025 में गुजरात का सबसे धनी मंदिर था, सोने चांदी के जवाहरातों से सजा रहता था, उसे लूटा गया था। और 1027 ये आखिरी आक्रमण था महमूद गजनवी का भारत पर। आगरा के निकट भीरा के किले को पर आक्रमण किया गया। दोस्तों ये भीरा का किला गजनवी का आखिरी आक्रमण यही था और बाबर का पहला आक्रमण भी भीरा का किला ही था। जाटों का साम्राज्य यहां हुआ करता था, तो भीरा के किले को लूटा गया था। वैसे तो दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक आपने गजनवी के 17 आक्रमण देखे, लेकिन उनमें ज्यादा महत्वपूर्ण 1000 वाला, 1001, 8 और 9, 1014, 18, 25 और 27। 27 और 1000 वाला पहला था, तो 27 वाला आखिरी कई बार पूछ लिया जाता है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक और बुत शिकन कहा जाता था। मूर्ति भंजक या बुत शिकन इसलिए कहा जाता था कि उसने भारत में सभी देव देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा था और सिर्फ तोड़ा नहीं, यहां तक किया था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ करके वो अफगानिस्तान ले गया और वहां मस्जिद की सीढ़ियों पर उन देवी देवताओं के पत्थरों के टुकड़े लगवाए। तो और ये जताना चाहता था कि भारत के हिंदू देवी देवता आज भी मुस्लिमों के पांव के नीचे चलते रहते हैं या दबे हुए हैं। तो ये बहुत अपमानित महसूस करवाने वाली बात आज तक हमें लगती है, क्योंकि उसने अपने आप को कट्टर इस्लामिक दिखाने के लिए
बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा भी और उनको अपमानित भी किया। आप देख सकते हो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जहां आज भी इसके सबूत आपको देखने को मिल जाते हैं, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में। महमूद गजनवी के साथ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गजनवी के साथ कौन सा लेखक आया या फिर अल बरूनी किसके साथ आया। मशहूर अरबी लेखक अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि पुराणों का सबसे पहले किस मुस्लिम ने अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल बरूनी ही था, यानी महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल बरूनी आया और पुराणों का, भारतीय पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम भी अल बरूनी ही माना जाता है। आगे एक प्रैक्टिस वर्क के रूप में आप देख सकते हो गजनवी को। यह मैंने पहले भी बताया है कि 1000 ईस्वी का आक्रमण उसका पहला माना जाता है पेशावर का। 1001 का ये मैंने सिर्फ आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए किया है, ताकि आप लोगों को पहले वाली चीजें एक बार प्रैक्टिस करने का थोड़ा मौका इसमें मिल जाए। 1000 ईस्वी वाला पहला आक्रमण पेशावर का। 1001 वाला मैंने आपको बताया था जयपाल वाला। 1008-9 में आप देखोगे तो बैहिंद था, बैहिंद राजधानी पेशावर के पास। 1014 का आप कहेंगे तो आपका थानेसर हरियाणा वाला। 1018 में बात करेंगे तो कन्नौज का आक्रमण हुआ। 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और 1027 उसका आखिरी आक्रमण था जो भीरा के किले पर था। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रख लेंगे। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनवी। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1000 ईस्वी से लेकर के 27 तक भारत पर 17 आक्रमण किए, जिनमें पहला 1000 वाला, आखिरी 1027 वाला। बीच बीच में आपने इनको देख लिया। मूर्ति भुंजक और बुत सिकन उसको कहा जाता है और उसी के साथ साथ उसके साथ अल बरूनी भी आया था। तो ये क्वेश्चन तो आपके गजनवी से बनता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और आक्रमणकारी का जिक्र आता है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का भारत के ऊपर काफी बड़े अटैक रहे और यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई। आइए देखते हैं यहां के क्वेश्चनों को। सबसे पहले एक और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप इनको नोट डाउन करते चलें, नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें वो पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के बेस से भी, यूपीएससी के आधार पर भी और दूसरे कंपटीशन एग्जाम के आधार पर सफिशिएंट होंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो यहां वीडियो में डिस्कस नहीं किया हो, वरना नॉर्मल किताबों में, छोटे मोटे सेंटरों के नोट्स में ये चीजें दी नहीं जाती हैं। तो इसलिए यहां एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और हर उस क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा जो क्वेश्चन बन सकते हैं या अब तक बने हुए हैं। आइए देखते हैं गोरी के बारे में। 1100 गोरी 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर बैठा। शहाबुद्दीन मोहम्मद जिसका दूसरा नाम था मोइजुद्दीन बिन शाम। मोइजुद्दीन बिन शाम यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर 1173 में बैठा। यही व्यक्ति मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध रहा। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ। दोस्तों, बाबर के और गोरी के पहले आक्रमणों के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। जैसे बाबर का पहला आक्रमण पानीपत का पहला युद्ध मानते हैं, बट वो था नहीं, उससे पहले भी कई साल पहले आक्रमण कर चुका था। उसी तरीके से जब बच्चे मोहम्मद गोरी के आक्रमण को तराइन का पहला युद्ध मान लेते हैं, लेकिन वो सच नहीं था। उससे पहले भी वो भारत पर कई आक्रमण कर चुका था। उससे पहले उसको गिरफ्तार भी किया जा चुका था भारत में। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया और मुल्तान पर किया। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। उसके बाद जाते हैं 1178। 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय मोहम्मद गोरी का युद्ध वहां के शक्तिशाली राजा भीम सिंह द्वितीय, जिसका दूसरा नाम था मूलराज, से हुआ, जिसमें भीम सिंह द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया और कुछ दिनों तक कैद में रखने के बाद उसे रिहा किया। यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार थी और उसे काफी समय तक बंदी बनाया गया। उससे सब झूठी जो बातें जिनके दम पर वो युद्ध लड़ता था, सारी रणनीतियां उससे जानी गई। और यह भी कहा जाता है इतिहासकारों का कि भीम सिंह द्वितीय ने उसे माफ नहीं करना चाहिए था। अगर भीम सिंह द्वितीय
मोहम्मद गोरी को यहां आजाद नहीं करता तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। यह बात धर्म की नहीं है, यह बात है भारत के ऊपर दूसरे देशों के आक्रमणकारियों के राज करने की, जहां से भारत के ऊपर विदेशी लोगों के राज हुए और देश की जनता को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से लूटा गया था। तो यहां यह भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कौन सी थी, कब हुई, किससे हुई, किस राजा ने गोरी को बंदी बनाया, कौन सा राजा था वो, क्या उसका दूसरा नाम था, तो ये किस राज्य का रहने वाला था। तो ये क्वेश्चन कई बार यहां पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, जिस समय मोहम्मद गोरी भारत के मुल्तान और दूसरे हिस्सों पर आक्रमण कर रहा था और उनको लूट रहा था, उन्हीं दिनों 14 साल का एक किशोर राजकुमार अजमेर की गद्दी पर बैठा, जिसका नाम पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को हरा दिया था। इसी लड़ाई में महोबा की रक्षा करते हुए आल्हा और उद्दल नामक दो भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिनका भारतीय लोकगीत और लोक कथाओं में बहुत बार वर्णन मिलता है। आमतौर पर गांव से लेकर के सांस्कृतिक विरासत तक आल्हा उद्दल की कहानियां, उनके गीत और संगीत हर समय हमें लोक कथाओं में सुनने को मिलते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच संघर्ष की शुरुआत की वजह क्या थी? दोस्तों, दोनों के बीच संघर्ष क्यों हुआ? दोनों के बीच संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय दोनों ने ही भटिंडा, जो उस समय तबर हिंद कहा जाता था, उस भटिंडा के क्षेत्र पर दावा करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज तृतीय उसे अपना एरिया मानता था, तो मोहम्मद गोरी ने आक्रमणों से उस पर कब्जा करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और भटिंडा, जिसे तबर हिंद कहा जाता था, उसके ऊपर दोनों के अपने अपने दावे की वजह से दोनों में संघर्ष शुरू हुआ और यहीं पे तराइन के युद्धों की नींव रखी गई मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तराइन का पहला युद्ध, ये क्वेश्चन दोस्तों नेशनल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल जीएस में भी पूछा जाता है और हरियाणा के जब एग्जाम होते हैं तो वहां की जीके का भी सबसे पहला क्वेश्चन माना जाता है। नेशनल और हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों की स्टेट जीके का भी हिस्सा होता है। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज की इसमें जीत हुई। मोहम्मद गोरी कहां से आक्रमण करने आया था? गजनी से। गजनी अफगानिस्तान में है, गोरी की राजधानी हुआ करती थी। मोहम्मद गोरी ने गजनी से भारत पर आक्रमण किया। तराइन का दोस्तों दूसरा नाम तरावड़ी भी है। तराइन हो या तरावड़ी हो, यह हरियाणा के करनाल क्षेत्र को कहा जाता है। तराइन यानी तरावड़ी हरियाणा के करनाल का क्षेत्र है, जो नेशनल हाईवे 1 पर पड़ता है। जब दिल्ली से और आप अमृतसर और बाघा बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो पहले सोनीपत, फिर पानीपत और फिर करनाल आता है, जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनकर आते हैं। तो दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज की जीत हुई। हार होने के बाद गोरी वापिस गजनी लौट गया और अपनी सेना की तैयारी में लग गया। पूरी तैयारी करके वो 1 साल बाद फिर आया, जिसे तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन या तरावड़ी कहा जाता है। 1 साल बाद उसने दोबारा अटैक किया। 1192 में तराइन के मैदान में ही दूसरा युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। इस बार गोरी की रणनीति काम आई, वो जीत गया और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई। तो दोस्तों, यहां पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लेते थे कि तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध कब हुए। अब ये नॉर्मल सी डेटें हैं, हर बच्चे को याद हो चुकी हैं, तो आजकल ये पूछ लेते हैं कि जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। यहां एक चीज याद रखना, अगर गोरी पहले युद्ध में जीत जाता तो दूसरा होना ही नहीं था, तो इसलिए पहले में वो हारा होगा, तभी वो वापस गया और उसने दूसरा युद्ध करने का प्लान बनाया। और जब गोरी दूसरे में भी हारता तो तीसरा भी होना तय था, तो इसे क्योंकि आक्रमणकारी थे, इनका निशाना बन चुका था ये एरिया, तो पहले में वो हारा, इसलिए उसके वो वापस गया, तो पहले में उसकी हार, और अगर उसकी हार है तो पृथ्वीराज की जीत होगी। और दूसरे में वो जीत गया, इस वजह से तीसरा नहीं हुआ, तो दूसरे में उसे जिताएंगे और पृथ्वीराज तृतीय की हार होगी। पृथ्वीराज तृतीय युद्ध के मैदान में जान बचाकर भाग निकला, लेकिन वो भाग नहीं पाया।
तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय बचकर भागा, लेकिन सरस्वती नदी के किनारे उसे बंदी बना लिया गया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय को कौन सी नदी के किनारे से बंदी बनाया गया। ऑप्शन कई बार आता है सरस्वती, सतलुज, यमुना, झेलम, गंगा, कई सारे ऑप्शन आपके नॉर्थ इंडिया के आ सकते हैं। तो दोस्तों, तराइन के दूसरे युद्ध में जब वो बच के भागा पृथ्वीराज तृतीय, तो सरस्वती नदी के किनारे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सालों तक उसे जेल में रखा गया और फिर अजमेर पर शासन करने दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर गौरी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा, आमतौर पर जो टीवी सीरियलों में कई चीजें दिखाई जाती हैं वो मजे के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, बट भारतीय इतिहास को उसमें कई बार तार तार किया जाता है। जैसे आपने पद्मिनी के अभी पद्मावती मूवी में देखा, उससे पहले भी कई फिल्मों में देख चुके हो, सीरियल वगैरह में देखते हो, कई सीरियल में दिखा दिया जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय के एक बाण से गौरी की जान चली गई। तो दोस्तों, ये देखने के लिए चीजें अच्छी हैं, लेकिन एग्जाम के पैटर्न से आप लोगों को समझना होगा। पृथ्वीराज तृतीय बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन हार हार होती है और जीत जीत होती है। तो दोस्तों, इन चीजों में ना आए, क्योंकि गौरी की मृत्यु ही 1206 में जाकर के दमयक में हुई थी, जब वो गजनी जा रहा था। तो यहां बाण वाली जो कहानी है वो घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन आपको उनसे डगमगाना नहीं है। कई बच्चे सीरियल देख करके, छोटी मोटी फिल्में देख कर, धारावाहिक देख करके अपना एक आईक्यू बना लेते हैं और एग्जाम में उनके क्वेश्चन गलत होते चले जाते हैं। तो वो बच्चे इस वीडियो से दूर ही रहें जो आमतौर पर सीरियल देख करके अपने अपने क्वेश्चनों को मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ लेते हैं। यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में तो एनसीईआरटी बेस पर पूछे जाते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी किताबें और ग्रंथ हैं उनके आधार पर पूछे जाते हैं। तो उनके आधार पर ही हम यहां डिस्कस करते हैं और उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन के पैमाने एग्जामिनेशन सेंटर में सही माने जाते हैं। तो वो बच्चे थोड़ा सा इसको ध्यान करके समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा किया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, एक चीज याद रखना, जब मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक पूछते हैं तो गौरी आएगा, लेकिन अगर वो पूछते हैं तुर्की साम्राज्य का संस्थापक, तब आपका आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अलग आंसर रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का एक गुलाम था। तो दोनों चीजें अलग अलग याद रखना। मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक गौरी था, जिसने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा किया और एक भारत में पहले मुस्लिम राज्य की नींव रखी। लेकिन तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा, जो उसका गुलाम था। उसकी मृत्यु के बाद 1206 में गद्दी पर बैठा। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तराइन के युद्ध के बाद गौरी गजनी लौट गया। गौरी वहां से वापस गजनी लौट गया और अपना शासन अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। तराइन के सेकंड युद्ध में जीतने के बाद वो वापस गजनी लौटा, क्योंकि गजनी भी उसकी मेन राजधानी थी, और अपना जो सबसे विश्वसनीय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो यहां का राज्य सौंप करके गया। लेकिन 1194 में गजनी फिर भारत लौटा। 50,000 घुड़सवारों के साथ उसने यमुना नदी को पार किया और कन्नौज पर हमला किया। ध्यान रहे दोस्तों, यमुना नदी पार करने के बाद आपको यूपी में एंट्री मिलेगी और यूपी के अंदर ही कन्नौज है। तो यमुना नदी को पार किया 1194 में भारी सेना में घुड़सवार लेकर के और कन्नौज पर हमला कर दिया। कन्नौज के राजा उस समय जयचंद हुआ करते थे। तो कन्नौज के निकट एक जगह है चंदावर। जैसे दिल्ली पर आक्रमण किया, युद्ध हुआ तरावड़ी या तराइन में। क्यों? क्योंकि राजधानी के बाहर रास्ते में ही दूसरी सेना को घेरा जाता था। तो कन्नौज का युद्ध चंदावर नामक स्थान पर हुआ और गौरी और जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में जयचंद की हार हुई और गौरी की जीत हुई। 1194 के चंदावर के युद्ध के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। युद्ध कब हुआ, कहां हुआ, किसके बीच हुआ, जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई, यह भी क्वेश्चन का हिस्सा कई बार होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तराइन और चंदावर की लड़ाइयों होने से भारत में तुर्क शासन की नींव रख दी, क्योंकि तराइन, चंदावर ये ऐसी लड़ाइयां थी जिन लड़ाइयों ने मुस्लिम साम्राज्य की तो स्थापना की ही की, बल्कि साथ साथ में तुर्की साम्राज्य की भी नींव रखवा दी कुतुबुद्दीन जैसे लोगों को, जब बाद में यहां शासन करने का मौका मिला। आगे कुछ और देखते हैं। मोहम्मद गौरी का भारत पर आखिरी आक्रमण 1206 ईस्वी में हुआ, जब उसने बड़ी संख्या में खोखरों की हत्या की और उनके सभी सामानों को लूट लिया।
दोस्तों ध्यान रखना, गौरी जो 1173 में गद्दी पर बैठा था, उसका पहला आक्रमण पूछा जाता है 1175 आंसर आएगा। आखिरी आक्रमण पूछा जाता है तो 1206 आएगा। बीच में अगर बंदी बनने वाला पूछा जाता है तो 1178 आएगा। तराइन का पहला पूछा जाता है तो 1191 आएगा। दूसरा पूछा जाता है तो 1192 आएगा। और अगर चंदावर का पूछते हैं तो 1194 आएगा। यह चीज भी आपको सोचनी पड़ेगी। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला, जो उस समय की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, बहुत बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां पर विदेशों के लोग पढ़ने आते थे। हुएन सांग से लेकर के फायान जैसे लोग जहां पर 15-15 साल शिक्षा लेकर गए थे, उनको नष्ट कर दिया, जिनमें भारत का बहुमूल्य साहित्य उस समय मौजूद था। यह कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो 6 महीनों तक तो किताबों में आग जलती रही थी। आप सोच सकते हैं कि भारतीय इतिहास को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। आज हम जब छोटी छोटी किसी अलग से अजीब से राइटर की किताब पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारा खुद का इतिहास विदेशी आक्रमणकारियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब उसको डिस्ट्रॉय किया गया तो छोटी मोटी किताबें जब बची, या उन जिन्होंने उन किताबों को पढ़ा था, जब उन लोगों ने दोबारा उन इतिहास को लिखा तो उनके पर्सनल विचार भी आए। कुछ चीजें भूलें, कुछ चीजें सच लिखी, कुछ चीजें उन्होंने अपनी भावनाओं के आधार पर लिखी। तो ये आपको ध्यान रखना है, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार इंडिया के इतिहास को डिस्ट्रॉय किया गया है। और चाहे आप यहां गोरी जैसे लोग हों, चाहे गजनी जैसे लोग हों, चाहे बाबर हो, चाहे खिलजी हो, चाहे तैमूर हो, चाहे नादिर शाह हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे उसके साथ और आक्रमणकारी हो, भारतीय इतिहास को बार बार लूटा गया है। और आजादी के बाद जो नेहरू कालीन इतिहास लिखा गया, उसमें उन्हीं मिलावट की चीजों को दोहराया गया है। लेकिन आज भी भारत की सरकार ने कोई इतना बड़ा खर्च नहीं उठाया कि देश के इतिहास को नए सिरे से लिखा जाए। तो हम इसी के ऊपर आज तक जीवित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने नए सिक्के बनवाए थे, याद रखना। कन्नौज की विजय चंदावर के युद्ध वाली बात कर रहा हूं मैं। 1194 में जब उसने जयसिंह को हराया तो नए सिक्के बनवाए, जिन पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदवाया गया। कलमा दोस्तों अरबी या मुस्लिमों के द्वारा उनकी भाषा में लिखा गया कोई मंत्र या नाम होता है, जिसे कलमा कहते हैं, जो यहां से शुरू हुआ और मुगल डायनेस्टी में जाकर के बाद में उसको खत्म करवाया गया। तो उन्होंने नए सिक्के चलाए गोरी ने, और एक तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति तो दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदवाया गया था, जो देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा गया था। आगे मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम कौन थे? दोस्तों मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका मैंने जिक्र किया, बख्तियार खिलजी, और 2 उसके गुलाम थे। एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे उसने भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु के बाद 1206 में भारत का उत्तराधिकारी उसका बना और गुलाम वंश का संस्थापक बना, जिसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की, गुलाम डायनेस्टी की शुरुआत की, इल्बरी डायनेस्टी की शुरुआत की, जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक भारत में उसका उत्तराधिकारी रहा। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया। ये आपको स्लेव डायनेस्टी में नेक्स्ट क्लास में स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, यालदोज। एक गुलाम उसका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो उसका उत्तराधिकारी भारत में बना। दूसरा गुलाम उसका यालदोज था। यालदोज उसका वो गुलाम था जिसने मोहम्मद गोरी के बाद गजनी का उत्तराधिकार संभाला। यानी 2 गुलाम थे, एक ने भारत में उसका राज्य संभाला जो कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाया, एक ने गजनी में उसके उत्तराधिकार के राज्य को संभाला जो यालदोज के नाम से फेमस रहा। उसके आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी के साथ सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। दोस्तों सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा संत माना जाता है, जिसके नाम से भारत में राजस्थान के अजमेर में दरगाह ए शरीफ है, चिश्ती की दरगाह है। यही सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था, जिसके नाम से राजस्थान के अजमेर में दरगाह शरीफ है, जिसे भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान माना जाता है। और इसी मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। एक आया सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती,
दूसरा मोहम्मद गोरी के साथ कौन आया? मोहम्मद गोरी के साथ दूसरा व्यक्ति आया बख्तियार काकी। बख्तियार काकी भी एक सूफी संत था जो उसके साथ भारत आया, और इसी बख्तियार काकी के नाम से भारत में कुतुब मीनार बनाया गया। यही बख्तियार काकी है जिसके नाम से कुतुब मीनार का फाउंडेशन करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, अलाई दरवाजा लगवाया खिलजी ने, और बिजली गिरने से जब नष्ट हुआ था तो मरम्मत करवाई फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये कुतुब मीनार जो है बख्तियार काकी के नाम है, जो मोहम्मद गोरी के साथ आया था। दिल्ली में भारत की बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च 1206, 15 मार्च 1206 ईस्वी को गजनी वापस जाते हुए दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। दोस्तों 15 मार्च 1206 को गजनी वापस जाते हुए दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। अब शुरू करते हैं हम लोग गुलाम वंश, जिसका दूसरा नाम इल्बरी वंश भी था। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी राजा हुए वो सारे गुलाम रहे थे, और इल्बरी इनकी जाति के आधार पर नाम दिया जाता है। तो कभी कभी इसका नाम गुलाम वंश होता है, तो कई जगह इसका नाम आपको इल्बरी वंश भी मिलेगा। इंग्लिश के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में इसको आप लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानेंगे। कार्यकाल की बात होगी तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का कार्यकाल आपका गुलाम वंश यानी इल्बरी वंश या फिर आप स्लेव डायनेस्टी का मानेंगे। भारतवर्ष पर शासन करने वाले मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम वंश जो है वो गुलाम वंश यानी इल्बरी वंश रहा था। यानी इंडिया के ऊपर विदेशी आक्रमण तो शुरू से ही रहे हैं, चाहे वो अलेक्जेंडर के आक्रमण हो, चाहे वो चंगेज खान के हो, चाहे मोहम्मद गजनवी का हो, चाहे गोरी के हो, चाहे दूसरे आक्रमण हो। आक्रमण तो बहुत हुए, लेकिन भारत पर शासन करने वाले जो मुस्लिम राजा थे उनमें सबसे पहला वंश जो है वो गुलाम वंश माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश बताइए, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इन्हें गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सभी राजा कभी न कभी गुलाम रहे, और इल्बरी इनको इनकी जाति के आधार पर कहा जाता है। ये तो इनके नाम से रिलेटेड चीज हुई। अब बात करेंगे कि 1290 तक, 1206 से लेकर के 1290 तक का जो सफर है उसमें इसके कौन से महत्वपूर्ण राजा रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से शुरू होकर 1210 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल रहता है। ऐबक को चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था। पहला क्वेश्चन याद रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का फाउंडर या जन्मदाता कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। उसका दूसरा नाम चंद्रमा का देवता भी माना जाता था। उसने कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए उसको कुरान खान भी कहा जाता था। दोनों चीज याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता था क्योंकि उसने कुरान पढ़ना सीख लिया था। चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना होगा। इसमें चंद्रमा का देवता क्योंकि ऐबक का मीनिंग यहाँ पर इससे निकलता है। उसके बाद गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्यों? क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक ये व्यक्ति इसलिए था क्योंकि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जब भारत के वापिस अपनी गजनी की राजधानी के लिए निकला, तो क्योंकि जब आप देखोगे 1192 ईस्वी के तराइन या तरावड़ी के दूसरे युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया तो गोरी का भारत में एक अलग सा साम्राज्य बन गया। उसके बाद गोरी की एक राजधानी अफगानिस्तान में गजनी थी और दूसरी वो भारत पर भी शासन करता था। तो उसका जो सफर था 1192 से 1205 तक का, वो कभी गजनी कभी भारत, कभी गजनी कभी भारत, ये इस तरीके से रहता था। अब जब ऐसा दौर हुआ तो उसने क्या किया, उसने भारत में अपना शासन संभालने के लिए ऐबक को कुछ हद तक उसने रखा था और वहां भी वो याल्दोज वगैरह को या कुछ और लोगों को शासन देता रहता था। तो 1205 ईस्वी में जब गोरी वापिस गजनी गया घूमने के लिए, अपने राज्य को देखने के लिए, तो वो यहाँ का शासन ऐबक को देकर चला गया। और जब वापिस वो नहीं आ पाया, 1206 में उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई, तो भारत में उसका उत्तराधिकारी ऑटोमेटिकली कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया। ऐबक को लाख बख्श
और पील बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श, बख्श का मतलब होता है दाता, दाता यानी दान देने वाला बड़ा कोई दानी। ऐबक को लाखों का दाना, दाता या दानी, या पील, पील का मतलब यहां पर क्या रहेगा, हाथी रहेगा। दोनों चीज याद रखना, ऐबक लाखों का दान करता था यह माना जाता है, और वह हाथियों का दान भी करता था, इस वजह से उसे लाख बख्श भी कहा गया है और उसको पील बख्श भी कहा गया है। ये दोनों भी, चंद्रमा का देवता उसको कहा गया, कुरान खान उसको कहा गया, लाख बख्श उसको कहा गया, पील बख्श उसको कहा गया, गुलाम वंश का संस्थापक उसको माना गया। ये काफी सारे क्वेश्चन हैं जो ऐबक से रहेंगे। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम, ये भारत की पहली मस्जिद है भाई। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद बनवाई थी। भारत में पहली मस्जिद किसने बनवाई, ऐबक ने। किस नाम से बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम। कहां पर बनवाई, दिल्ली में बनवाई। ये क्वेश्चन भी आपके लिए जरूर रहेगा। उसके बाद ऐबक ने बख्तियार काकी, बहुत बड़ा नाम है ये, बख्तियार काकी और सलीम चिश्ती, ये दोनों के दोनों गोरी के साथ भारत आए थे, और जब गोरी का साम्राज्य भारत में चलता रहा तो इन लोगों को भी भारत में कोई नहीं रोक सकता था। ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखवाई, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बख्तियार काकी के नाम से तो नहीं था, लेकिन ऐबक ने उसको भी बनवाया था। उसके पीछे एक अलग स्टोरी है। सबसे पहले याद रखना, ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम से, कुतुब मीनार किसके नाम से बनाया गया है, बख्तियार काकी के नाम से, लेकिन ऐबक ने कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखवाई थी, निर्माण कार्य शुरू करवाया था, पूरा करवाने वाला आगे इल्तुतमिश आएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने का अगर नाम आता है तो वो भी आपका ऐबक के नाम ही यहां पर रहेगा। उसके बाद ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनवाया। ध्यान रहे, स्लेव डायनेस्टी की भारत में पहली राजधानी लाहौर थी, जिसको ऐबक ने लाहौर में एक प्रकार से स्थापित किया था। मृत्यु के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए, पोलो को आप लोग हिंदी में चौगान भी कहते हो, पोलो खेलते हुए यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी। भारत में पोलो या चौगान का खेल लाने वाले भी तुर्की लोग ही थे, ये भी याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी होने वाले थे। इसमें तमाम वो चीजें मैंने डिस्कस की हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए हो सकती हैं, चाहे इसका कार्यकाल हो, चाहे इसको चंद्रमा का देवता कहा गया हो, कुरान खान इसको कहा गया हो, संस्थापक के रूप में इसको माना गया, लाख बख्श और पील बख्श इसको कहा गया, कुव्वत उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में इसने पहली मस्जिद बनवाई, बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार की नींव रखी, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और राजधानी ये लाहौर में इसने स्थापित की, और मृत्यु इसकी पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में अपने महल के अंदर ही इसकी घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। अब बात करेंगे आराम शाह की। 1210 में ही राजा बना, चंद दिनों का शासन रहा इसका। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसको आप स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं बता देता हूं। आराम शाह एक कमजोर और बेकार शासक था, और दिल्ली के लोगों को वह कभी भी स्वीकार हुआ ही नहीं। तो इसके कार्यकाल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। इस समय इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का राज्यपाल था, उसने आराम शाह को हराया और उसकी जगह वो सिंहासन पर बैठ गया। अब जो पढ़ने वाला नाम है इसमें वो इल्तुतमिश रहेगा आपका। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का सबसे लंबा कार्यकाल, गुलाम वंश में सबसे लंबा कार्यकाल यहां पर आप लोगों को इस व्यक्ति का दिखेगा। यहां से काफी सारे समय, हालांकि बलबन का आगे जाकर के बहुत अच्छा कार्यकाल होगा, लेकिन सिर्फ यहां तक की अगर बात हम करें तो ये व्यक्ति एक लंबे कार्यकाल के लिए यहां पर दिखेगा। इल्तुतमिश की बात अगर करें तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का नाम आप लोगों को यहां पर इल्तुतमिश के रूप में नजर आएगा। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक 26 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा है। इतना लंबा कार्यकाल, लॉन्गेस्ट, इतना लंबा कार्यकाल
गुलाम वंश में किसी और राजा का नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऐबक का देखेंगे तो 5 साल का लगभग कार्यकाल रहा, रजिया का 3 साढ़े 3 4 साल रहा, और बलबन का भी 1265 से 1287 लगभग 21-22 साल का शासनकाल बलबन का भी रहा है। तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट शासन इसका आप लोग मानेंगे। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स उद दीन इल्तुतमिश था, ये भी याद रख लेंगे। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था वो शम्स उद दीन इल्तुतमिश था। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया। ध्यान रखिए, पहले राजधानी कौन सी थी? लाहौर, जिसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इल्तुतमिश जब राजा बना तो अपनी राजधानी को कहां लेकर आया? वो दिल्ली। मुस्लिम राजाओं की भारत में पहली बार राजधानी दिल्ली जो है वो इल्तुतमिश के समय में बनी थी। तो यहां से शुरुआत होगी। कार्यकाल आपने देख लिया, वास्तविक संस्थापक मान लिया, लंबा कार्यकाल देख लिया, पूरा नाम पढ़ लिया, भारत में राजधानी परिवर्तन इनका देख लिया। अब बात करेंगे इसके फेमस कार्यों में। इसके सबसे फेमस कार्यों में पहला ही काम आता है इक्ता प्रणाली। इक्ता सिस्टम जिसको कहते हैं, इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। वास्तव में देखा जाए तो इक्ता जो है वो एक भूमि का टुकड़ा होती है। इक्ता भूमि का टुकड़ा होता है। आप मैं इसको बता देता हूं आपको डिटेल में। जैसे इस तरीके से आप देखेंगे, अगर मान लो राजा के कार्यकाल में ये जमीन है सारी, इस भूमि जितनी भी भूमि उसके पास है वो अपने बड़े बड़े कर्मचारी, अधिकारियों, वजीरों, मंत्रियों को क्या करता था? तनख्वाह नगद नहीं देता था। यहां पर इस पूरे राज्य की जो भूमि होती थी इसके कुछ टुकड़े बांट लिए जाते थे और इस तरीके से पूरे राज्य की भूमि को कुछ टुकड़ों में बांट लिया जाता था। जैसे देश में देखोगे भारत राज्यों में बंटा है, राज्य जिलों में बंटे हैं, जिले ब्लॉकों में बंटे हुए हैं, ब्लॉक गांव में, गांव वार्ड्स में, इस तरीके से। अब जैसे ये है, अब ये क्या है? इक्ता प्रणाली में ये जो है, जैसे ये है 1 नंबर इक्ता, इक्ता नंबर 2, इक्ता नंबर 3, इक्ता नंबर 4 और इस तरीके से है ये इक्ता। अब ये राजा क्या करता था? मान लो कोई व्यक्ति वजीर के पद पर है, वह उसको सैलरी ना नगद ना दे करके उसको एक इक्ता दे देता था। मान लो कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो इस व्यक्ति का नाम है राहुल। ये राहुल इल्तुतमिश के समय में वजीर है। वजीर के पद पर रहते हुए जो काम करेगा उसके बदले में क्या मिल गया? राजा को इक्ता नंबर 1 दे दिया वजीर को राजा ने। अब इस इक्ता में क्या करेगा? इस इक्ता में उसके 2 काम होंगे, काम नंबर 1 और काम नंबर 2। पहला काम क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर। राज्य में इस इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसका काम है? इस व्यक्ति का है जिसको ये इक्ता मिल गया। दूसरा काम टैक्स कलेक्शन, कर इकट्ठा करना। ये 2 काम हो गए। यानी इल्तुतमिश ने इस वजीर को वजीर होने की वजह से तनख्वाह ना देकर इसको इक्ता दे दिया। इसने इक्ता तो ले लिया लेकिन वजीर के काम के साथ साथ 2 काम और मिल गए। एक अपने इक्ता के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा टैक्स कलेक्शन। और राजा के पास सबसे इंपॉर्टेंट यही थे। उसको ऐसे लोग चाहिए जो विश्वसनीय हो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। अगर हर इक्ता में कानून व्यवस्था होगी तो राजा को कोई दिक्कत नहीं है। हर इक्ता से अगर टैक्स हटा रहेगा तो भी राजा को कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो व्यक्ति विश्वसनीय चाहिए था उसको उसने वजीर भी बना दिया, उससे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करवाता रहा और उससे टैक्स भी लेता रहा। ये एक सबसे जबरदस्त नीति जो है वो इल्तुतमिश ने अपनाई थी, जो काफी ज्यादा कामयाब रही। यानी इक्ता का मतलब भूमि का टुकड़ा है। जिस व्यक्ति को ये इक्ता मिला उसको क्या कहा गया? उसको इक्तेदार कहा गया और इस पूरी प्रणाली को इक्तेदारी व्यवस्था कहा गया। ये आप लोगों को यहां समझना है। एक तो ये इसके समय में सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो काम इसके समय में सबसे बेस्ट माना गया वो माना गया तुर्कान ए चहलगानी, जिसको आप लोग चालीसा भी बोलते हैं। तुर्कान ए चहलगानी, जिसको आप लोग चालीसा भी कहते हैं। इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया था। तुर्कान ए चहलगानी का मुख्य कार्य राजा और अमीरों के बीच में बिचौलिए का काम, याद रखिएगा, बिचौलिए का काम करना था ताकि राजा के खिलाफ अमीरों और साहूकारों के विद्रोह को दबाया जा सके। अब देखिए इसमें मान लो ऊपर है राजा, नीचे है जनता,
बीच में क्या होते थे, कुछ साहूकार, जमींदार और अमीर लोग हुआ करते थे। ये क्या करते थे, जितने भी अमीर साहूकार जमींदार लोग थे, ये व्यापार करते थे अलग अलग राज्यों तक। और ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि राजा सारी इनकी सुने। अब राजा अगर इनकी सुने तो फिर वो कठपुतली हो गया, अगर वो नहीं सुनता था तो ये लोग राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे, दूसरे राजाओं को बुला लेते थे आक्रमण करने के लिए, अपने राज्य की कमजोरी दूसरे शासकों को बताते थे, घर का वेदी लंका डाय वाली बात करते थे। और अगर इनकी सुन लेता था राजा तो फिर ये किसी को शासन करने नहीं देते थे। तो इसलिए जितने भी राज्यों में विद्रोह होते थे वो सारे अमीरों, साहूकारों, जमींदारों के द्वारा ही करवाए जाते थे। उस समय ये सबसे बड़ी बात थी, वहां पर कोई जरूरत ही नहीं थी किसी और की दुश्मनी की, यही लोग सब कुछ कर लेते थे। अब इसलिए उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने 40 जितने भी जमींदार, साहूकार, अमीर थे, इनमें से टॉप के जो 40 जमींदार थे, अमीर थे, उनका एक संगठन बनाया और उसको इसने नाम दिया 40 का। इसका मुख्य काम क्या था, इसका मुख्य ये 40 का संगठन कहां था, राजा और इन अमीर साहूकारों के बीच में ये 40 का संगठन था। इस 40 का काम था इन नीचे वाले जो अमीर और जमींदार थे, इनकी समस्या सुनना और राजा तक बताना, राजा से समाधान लेना और इनको बताना। यानी ये जो 40 नाम का संगठन था, ये बिचौलिए का काम करने लगा, जिससे राज्य में जो विद्रोह होते थे अमीरों, जमींदारों के, साहूकारों के, वो समाप्त हो गए। ये सबसे जबरदस्त पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर तुर्कान ए चहलगानी के नाम से इल्तुतमिश ने चली थी। यह माना जाता है कि यही एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से इल्तुतमिश 26 सालों तक राज करके चला गया। अगर ये नीति नहीं होती तो शायद इल्तुतमिश इतना लंबा राज्य कर नहीं सकता। और यही वजह है कि इस नीति को जब अवॉइड करना शुरू किया रजिया बेगम ने, तो इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद भी 3-3.5-4 साल में उसका कार्यकाल ध्वस्त हो गया, उसका साम्राज्य ढह गया। तो ये पॉलिसी काफी बेस्ट मानी जाती है इस व्यक्ति की। अब इसमें इल्तुतमिश ने सिक्के भी चलवाए थे जो काफी फेमस रहे। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन याद रखना, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए, इल्तुतमिश ने। पहला तुर्क शासक था जिसने इनको चलवाया। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये 2 नाम के सिक्के थे, इनको याद रखना। चांदी के सिक्के को यहाँ का टका कहा गया और तांबे के सिक्के को यहाँ जीतल कहा गया। और इनको कहां करवाया, दिल्ली के अंदर एक टकसाल बनवाई जिसमें इन सिक्कों को घड़ा जाता था या बनाया जाता था। इमारतें जो थी इल्तुतमिश के समय में, सबसे पहले उसने हालांकि जो कुतुब मीनार को तो इसने पूरा करवाया ही था, लेकिन उसके अलावा देख लेते हैं, भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया जो संस्कृत शैली का था। इल्तुतमिश का मकबरा उसने अपने लिए बनवाया जो संस्कृत शैली का था, याद रखिए। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। वह अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण करवाया। ये कुतुब मीनार जिसकी नींव रखवाई थी ऐबक ने, पूरा करवाने का काम इसका इल्तुतमिश का रहेगा। और अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश को भारत में, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण, टोम्ब सिस्टम जो इंडिया में रहा उसका निर्माण का पिता इसको कहा गया। और इसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण भी करवाया था। इसमें इसकी अगर मृत्यु की बात करी जाए तो बयाना पर आक्रमण करने जाते समय इल्तुतमिश रोगग्रस्त हो जाने के कारण 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। पहले आपने ऐबक का कार्यकाल देखा, फिर आपने इल्तुतमिश का पढ़ा। इल्तुतमिश में भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पूछे जाएंगे, चाहे उसका कार्यकाल पूछ लें, चाहे वास्तविक संस्थापक वाला क्वेश्चन हो, चाहे उसमें उसका ओरिजिनल नाम पूछ लें। उसके साथ भारत में दिल्ली राजधानी बनाने का क्वेश्चन उसका आता है। एकता प्रणाली के बारे में भी आपको याद रखना है। तुर्कान चहलगान या 40 को भी आपको समझना है। इसके साथ साथ इल्तुतमिश के सिक्के, जो शुद्ध अरबी सिक्के उसने चलाए वो भी रहेगा। चांदी का टका और जीतल का नाम भी रहेगा, तांबे का। दिल्ली की टकसाल की स्थापना का क्वेश्चन भी होगा। इमारतों में उसका खुद का मकबरा हो, चाहे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करना हो, अजमेर की मस्जिद हो, या गुंबद निर्माण का उसको पिता माना जाए, ये क्वेश्चन भी रहेंगे। और मृत्यु वाला क्वेश्चन भी आपको इसका याद रखना है। तो यहां तक जो है वो इल्तुतमिश है। उसके बाद एक छोटा सा कार्यकाल आपको मिलेगा फिरोज शाह का। फिरोज शाह इल्तुतमिश का बेटा था। फिरोज शाह, बहरम शाह और रजिया,
ये कार्यकाल, ये तीन लोग इल्तुतमिश की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फिरोज शाह बड़ा बेटा, बहरम शाह छोटा बेटा और रजिया इनके बीच में पुत्री के रूप में। अब फिरोज शाह क्या था, फिरोज शाह के समय एक जो शासन उसको मिला था, फिरोज शाह को अपने पिता का इतना बड़ा साम्राज्य, उसको वो संभालने में नाकामयाब रहा। वह एक कमजोर और बेकार शासक था और लोगों को वह कभी स्वीकार ही नहीं हुआ। जैसे ही उसको राजा बनाया गया, हालांकि इल्तुतमिश, कुछ किताबों में आपको ये मिल जाएगा कि राजा इल्तुतमिश कितना अच्छा था, उसने अपने बेटी को राज दिया न कि बेटों को। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि इल्तुतमिश उसी तरीके से फिरोज शाह को राजा बनाना चाहता था जिस तरीके से धृतराष्ट्र दुर्योधन को बनाना चाहता था। इल्तुतमिश ने कभी चाहा नहीं कि वो रजिया को सुल्तान बनाए, उसका एकमात्र उद्देश्य था फिरोज शाह को राजा बनाना। लेकिन फिरोज शाह इतना लायक था ही नहीं कि इल्तुतमिश उसको गद्दी कंप्लीट रूप से सौंप जाता। हालांकि उसने अपनी गद्दी फिरोज शाह को सौंपी, लेकिन फिरोज शाह को जब गद्दी मिली तो राज्य में विद्रोह होने लगे और अमीरों साहूकारों ने फिरोज शाह के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए और इतने ज्यादा विद्रोह हुए जिसका फायदा आमतौर पर रजिया के द्वारा उठाया गया और रजिया ने उन सभी अमीरों जमींदारों का साथ लेकर के फिरोज शाह का तख्ता पलट कर दिया और अपने ही भाई को सत्ता से बेदखल करके रजिया सुल्तान के रूप में छा गई। आइए देखते हैं रजिया सुल्तान का शासनकाल। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक का शासनकाल रजिया सुल्तान का है। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और अपने भाई फिरोज शाह के बाद वह राजगद्दी पर बैठी थी। नाम याद रखिएगा, एक फिरोज शाह नाम याद रखना है, एक बहरम शाह नाम याद रखना है, एक अल्तुनिय नाम याद रखना है और एक नाम याद रखना आपको जमालुद्दीन याकरित। ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इल्तुतमिश रजिया का पिता था, बहरम शाह रजिया का भाई था, उसके साथ साथ जो फिरोज शाह था वो भी रजिया का भाई था और अल्तुनिय भटिंडा का गवर्नर और याकरित रजिया का सेनापति। अब आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। रजिया जो है वो दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी रजिया। फिरोज शाह की गद्दी पर हटाया उसको और अपनी गद्दी पर बैठी। इल्तुतमिश की बेटी थी, दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी। अब उसके कामों को देखते हैं। ये कहा जाता है कि रजिया के काम बहुत अद्भुत थे। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का विरोध किया। काम नंबर 1 जिसके कारण वो फेमस हुई, उसने महिलाओं में पर्दा प्रथा का विरोध का बिगुल बजाया। दूसरा काम, पुरुषों की पोशाक पहनना शुरू किया। महिला सशक्तिकरण, जिसको आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हो, उसकी पहली महिला भारत के अंदर दिखी आप लोगों को, जिसने पुरुषों की पोशाक, वो काम उसने उस समय किए जो आज हमारे समाज में काफी फेमस है। तीसरा काम था, रजिया सुल्तान हाथी और घोड़ों की सवारी करके राज्य का दौरा उसने शुरू कर दिया। आमतौर पर उस समय महिलाओं को पर्दे में रहना होता था, पुरुषों की पोशाक पहनने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी और हाथी और घोड़े की सवारी महिलाओं को मना थी। तीनों वो काम किए जो महिलाओं के अगेंस्ट माने जाते थे। यहां से रजिया सुल्तान की जो प्रतिभा थी और उसकी जो ख्याति थी, जो पॉपुलैरिटी थी, वो जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी। रजिया के पतन के जो कारण आप देखेंगे तो काफी सारे कारण माने जाते हैं। इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं कि उसका नारी होना उसके पतन का कारण था। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक ऐसे समय में वो महिला के रूप में गद्दी पर बैठी जब महिला को राजा का पद तो छोड़िए, महिला को चार दीवारी से बाहर निकलना भी पॉसिबल उस समय के मुस्लिम साम्राज्य में नहीं था। अब ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो ये भी एक रीजन माना जाता है। लेकिन अगर सच्चाई आप ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे मैं एक्चुअली आपको बताता हूं रजिया ने क्या किया। रजिया के समय में सबसे बड़ी जो कमी रजिया की रही वो रही चालीसा। चालीसा नाम का जो संगठन है वो इसकी कमजोरी रही, क्योंकि रजिया ने चालीसा नाम के संगठन जो इसके पिता ने बनाया था उस संगठन को इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि इल्तुतमिश के समय में चालीसा संगठन था जो राज्य के अमीरों को खुश रखता था। अब उसकी वजह से कोई विद्रोह नहीं होता था। रजिया ने क्या करा
इस संगठन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस संगठन के जमींदार भी नाराज हुए, अमीर और साहूकार, और राज्य के बाकी अमीर और साहूकारों का समझौता, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ समस्या का, तो वो भी इसके खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से राज्य में बड़े स्तर पर विद्रोह होने लगे। दूसरी चीज एक और देखेंगे, रजिया ने अपना जो सेनापति बनाया वो था याकृत। कुछ किताबों में इसको याकूत भी लिखते हैं, याकृत, जमालुद्दीन याकृत इसका पूरा नाम था। कुछ नाटकों में, सीरियलों में, फिल्मों में देखोगे तो कुछ भी नाम डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो नाम था वो था जमालुद्दीन याकृत। इसको इसने रजिया ने अपना क्या बना दिया, इसको रजिया ने अपना सेनापति बना दिया। पहले क्या होता था, राजा तक चालीसा के सरदार पहुंच जाते थे, लेकिन जब ये सेनापति बना तो इस व्यक्ति ने चालीसा के बीच में और राजा के बीच में कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया। सारे के सारे सरदार इस तक पहुंचने लगे, ये अपनी बात रजिया तक पहुंचाता नहीं, और बहुत बड़ा एक प्रकार से गैप आ गया अमीरों के बीच में और रजिया के बीच में, जिसकी वजह से पूरे राज्य में विद्रोह होने लगे। रजिया के खिलाफ किसी भी एरिया में विद्रोह होता, रजिया और याकृत अपनी सेना को लेकर वहां जाते, वहां पर युद्ध करते, वहां की जनता को, सेनाओं को, विद्रोहियों को मारते और वापस आ जाते। जैसे जैसे सेना वापस आती, दूसरी जगह विद्रोह शुरू हो जाता, फिर यहां वो जाते, फिर तीसरी जगह हो जाता। यह कहा जाता कि रजिया का जो शासनकाल था वो ज्यादातर विद्रोहों से भरा रहा, और उसकी नींव किसने रखी, उसकी नींव रखी याकृत ने खुद ने। अमीरों ने चालीसा को इग्नोर किए जाने की वजह से रजिया ने खुद इस नींव को रख दिया। अब ये सारा काम जब होने लगा तो जितने भी अमीर और जमींदार और साहूकार थे, जब उनको लगा कि रजिया और याकृत उनको हर जगह हरा देते हैं, तो वो लोग क्या हुए, वो लोग गए भटिंडा। भटिंडा भटिंडा का उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था अल्तुनिय। भटिंडा का गवर्नर उस समय था अल्तुनिय। अल्तुनिय भटिंडा का क्या था, गवर्नर था। जितने भी जमींदार और साहूकार थे वो सारे के सारे लोग मिलकर के अल्तुनिय के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, आप अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दो, रजिया से अगर युद्ध होगा तो हम आपके साथ हैं, रजिया को मार डालेंगे और आपको हम राजा की गद्दी पर बैठा देंगे। अब जब ये बात हुई तो अल्तुनिय के उसी समय से राजा के सपने उसको आने लगे। वो खुश हो गया और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अल्तुनिय को कोई जरूरत नहीं थी रजिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की, उसके लिए इतना ही काफी था कि रजिया के समय में जो राज्यपाल का पद उसको मिला था, उसने राज्यपाल पद तक अपने आप को संतुष्ट नहीं रखा। उसने कहा कि मैं रजिया के द्वारा राज्यपाल नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र राजा हूं। अब जब स्वतंत्रता की उसने घोषणा कर दी और रजिया ने जो उसको राज्य दे रखा था, तो रजिया का तो युद्ध करना बनता था। तो रजिया, सुल्तान और याकृत यहां से भटिंडा के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल दिए। जब भटिंडा की तरफ वो बढ़ रहे थे तो अल्तुनिय की सेनाएं और जितने भी जमींदार और साहूकार थे, सबकी सेनाओं ने रास्ते में इनकी सेना का मुकाबला किया। जब यहां पर एक बड़ा युद्ध हुआ तो इस वार में, युद्ध में याकृत मारा गया और ये सेना जो है वो रजिया को पकड़ करके अल्तुनिय के सामने ले गई। रजिया बंदी बना रखी थी। अल्तुनिय ने रजिया के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त शादी का प्रस्ताव और दूसरी शर्त थी मृत्युदंड। या तो मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ या मेरे साथ शादी करो। रजिया के दिमाग में वही सोच थी कि जान है तो जहान है, और रजिया ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहां पर अल्तुनिय और रजिया दोनों के बीच में शादी हो गई, और यह शादी कहां पर हुई, भटिंडा के अंदर। यहां पर शादी करने के बाद जब दोनों के दोनों वापिस कहां पर आ रहे थे, जब दोनों के दोनों वापिस दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा में रास्ते में एक जगह है कैथल। 1240 में ये वापिस आ रहे थे, रास्ते में एक जगह है कैथल हरियाणा में। इस कैथल के पास एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर के एक व्यक्ति बैठा था, बहरम शाह। बहरम शाह जो रजिया का छोटा भाई था, उसने अपनी सेना की टुकड़ी से अल्तुनिय और रजिया पर आक्रमण कर दिया और इन दोनों की हत्या यहां पर कर दी, और इस तरीके से रजिया का यहां पतन हुआ और बहरम शाह ने अपने आप को राजा के रूप में डिक्लेयर कर दिया।
ये आपका कार्यकाल रजिया का रहेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को देखनी है। जमालुद्दीन याकृत पढ़ना है, अल्तुनिया का काम देखना पड़ेगा, और क्या क्या वजह रही है बहरम शाह वगैरह की, वो सब आपको यहाँ पर देख लेनी है। ये था आपका रजिया का पतन। अब बात बहरम शाह को मिली गद्दी। बहरम शाह ने कुछ भी शासन नहीं किया, थोड़ा बहुत शासन किया, वो बलबन के कंट्रोल में ही रहा सब कुछ। अब हम बात करेंगे बलबन के कार्यकाल को लेकर के, क्योंकि 40 से लेकर 65 तक अमीर साहूकार राज्य करते रहे, कोई ढंग का शासक नहीं आया। फिर बारी आई 1265 से 1286 वाले काल की, जिसको आप लोग 87 तक ले जाते हैं कई बार। ये कार्यकाल जो है ये बलबन का रहा है। बलबन चालीसा का सदस्य था, यानी खुद चालीसा का सरदार था। खुद की रक्षा करने के लिए उसने इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों को मरवा डाला। यानी बलबन जो खुद चालीसा का सदस्य था, उसने धीरे धीरे करके अपने आप को मजबूत किया, और बीच के कार्यकाल में भी जब लगभग 1240 से 65 तक बलबन के हाथ में बहुत चीज होती थी, अब उसने क्या किया, चापलूसी और शक्ति बढ़ा करके अपने आप को राजा के पद पर बैठा दिया, और इल्तुतमिश परिवार के जितने भी लोग थे उन सबकी हत्याएं करवा दी। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम सुल्तान के पद की गरिमा कायम की, और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के प्रबंध कर दिए। वह कुरान के नियमों को शासन व्यवस्था का आधार मानता था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ये चीज याद रख लेंगे। बलबन ने अपने आप को पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि, जिसको आप लोग कहते हैं एजेंट ऑफ गॉड, उसने अपने आप को भगवान का एजेंट धरती पर बुलाना शुरू कर दिया। बलबन ने सुल्तान के प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लोह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लोह और रक्त की नीति ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। यह नीति उसने यहां पर लागू करी। उसने सिजदा और पैबोस जैसी व्यवस्थाएं भी लागू कर ली। यह एक विशेष प्रकार का सलाम होता है। इसमें आप देखोगे एक विशेष प्रकार का नमस्कार होता है, जिसमें घुटने कोहनियां दोनों जमीन पर होती है, मस्तक जमीन पर होता है। एक प्रकार से इसको आप लोग दंडवत प्रणाम की तरह भी मानते हैं। बलबन के दरबार में नौरोज त्योहार बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। सिजदा, पैबोस और नौरोज, रक्त और लोह की नीति, ये सारे की सारी बलबन को इनका क्रेडिट जाता है, और भगवान को के रूप में धरती पर भगवान का एजेंट अपने आप को बनवाया। बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खान को जहर देकर मरवा डाला था 1285 ईस्वी में। यहां पतन होगा इसका। 1285 ईस्वी में मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें बलबन का पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु का बलबन को बहुत गहरा सदमा लगा, और शीघ्र ही 1 वर्ष के अंदर ही बलबन की मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको देखना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन आता है आपका कैकुबाद का। कैकुबाद 1287 से लेकर के 1290 तक, कुछ मामलों में तो कर्मिवंश को अगर छोड़ दें तो कुछ मामलों में कैकुबाद को गुलाम वंश का आखिरी शक्तिशाली शासक के रूप में देखा जाता है। बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने कैकुबाद, जो उस समय 17 वर्ष का ही था, उसको सुल्तान मनोनीत कर दिया। धीरे धीरे करके अपने शासन को वह कमजोर करता ही सबसे शुरुआत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का पहला राजा, जिसको खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर भी कहते हैं। 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक का कार्यकाल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रहा है। शुरू से लेकर के देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भारत में खिलजी वंश का संस्थापक था। पहला ही क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश के संस्थापक का नाम बताओ, या खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर रहेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने गुलाम वंश को समाप्त करके एक नया वंश अपना खिलजी वंश के नाम से शुरू किया था। 13 जून 1290 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ था, यानी वह गद्दी पर बैठा था 13 जून 1290 ईस्वी को। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसका हिंदुओं के प्रति
उदार दृष्टिकोण था, यानी हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर वो रखता था, उदार हृदय रखता था। ये पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और हिंदुओं के ऊपर अगर आप राज कर पा रहे हो मुस्लिम होकर के तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो पहले वाले राजा करते थे, बड़े राजा के पद पर भी गैर हिंदू, बड़े बड़े पदों पर भी मंत्री संतरी सारे गैर हिंदू होते थे। तो ये पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि सारे बड़े पदों से दूर करके आप लोग इनके ऊपर राज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इनको बड़े पदों पर साथ साथ में लेते रहिए। यानी एक प्रकार से एक्चुअल में जो कम्युनिज्म की जो थ्योरी थी वो थोड़ी बहुत यहां पर शुरू हुई थी। उसके बाद बात करेंगे आप लोग अलाउद्दीन खिलजी की। जब खिलजी वंश की बात हो और अलाउद्दीन का जिक्र नहीं हो तो इसका मतलब खिलजी वंश आपने 90% नहीं पढ़ा। ये चीज ध्यान रखने के, क्योंकि हर किसी के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में कंट्रोवर्शियल भी रहा है, जिसके ऊपर फिल्मों पर बवाल भी हुए हैं, बहुत सी चीजें आई हैं जो आप लोगों को यहां पर दिखेंगी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहेगा। 1296 से 1316 ईस्वी तक आपको अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल दिखेगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके 19 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की और 19 जुलाई 1296 को वह गद्दी पर बैठ गया, यानी शासक बन गया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो था वो अली था। अलाउद्दीन के पिता का नाम जो था वो शिहाबुद्दीन था और फिरोज खिलजी जो है वो शिहाबुद्दीन का भाई और अलाउद्दीन खिलजी का वो चाचा था जिसकी उसने हत्या करके उसकी गद्दी हत्या ली बाद में। राजपुताना में अलाउद्दीन की सबसे बड़ी विजय जो है वो चित्तौड़ की विजय थी। हम बात करेंगे चित्तौड़ पर भी, गुजरात के युद्धों पर भी, सभी पर डिस्कस करेंगे। 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी के इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था। याद रखेंगे, अमीर खुसरो ने भी यहां पर भाग लिया था। चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य वहां के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जो कि एक अपूर्व सुंदरी थी, उसको प्राप्त करना था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद भी बाद में कर दिया था। अब हम शुरू में, हालांकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके अच्छे कामों की भी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है और उसके युद्धों और आक्रमणों की लिस्ट भी लंबी चौड़ी है। अब हम उन चीजों पर बात करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी के जिन आक्रमणों का भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है। सबसे पहले नाम आता है गुजरात के ऊपर अटैक किएगा। गुजरात के अंदर जब इसने आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का राजा राय कर्णदेव था, जो वाघेला वंश का राजा था कर्णदेव, और उसकी पत्नी का नाम था कमला देवी और उसका जो सेनापति था उस समय जो उसकी सेना को कुछ हद तक संभालता था उसका नाम था मलिक कफूर। अब स्टोरी शुरू होगी अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात पर आक्रमण की। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और गुजरात के ऊपर जब आक्रमण किया खिलजी ने तो उस समय राजा कर्णदेव की वहां पर सत्ता स्थापित थी। अच्छा संघर्ष हुआ, राजा कर्णदेव ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन खिलजी की सेनाओं के आगे कर्णदेव की सेनाएं हार गई और खिलजी ने राजा कर्णदेव को हरा दिया और उसको हरा करके वहां से वह उसकी हत्या भी कर दी और उसकी जो विधवा पत्नी थी, उसकी विधवा पत्नी कमला देव को वो अपने साथ ले आया और उसके साथ उसने शादी यानी विवाह कर लिया। दूसरा काम उसने क्या किया, कर्णदेव की सेना में जो सेनापति के रूप में उस समय मलिक कफूर था उसको भी वो अपने साथ ले गया और इसको उसने बाद में अपना सेनापति भी बना दिया। मलिक कफूर जो भारतीय इतिहास में एक किन्नर था, भारतीय इतिहास के अंदर एकमात्र शुरुआत के अंदर ऐसा सेनापति जो किन्नर होते हुए भारतीय सेना का सेनापति भी बना। ये चीज भी याद रखनी है। यानी गुजरात के युद्ध में खिलजी को कमला देवी को वो साथ लेकर आया जिसके साथ उसने विवाह कर दिया, जो कर्णदेव की विधवा पत्नी थी, और मलिक कफूर को वो अपने साथ ले आया। कहा जाता है कि खिलजी जो है वो इन दोनों को अपना लक मानता था। इसके बाद
उसने पूरे के पूरे भारत को जीतने का फैसला किया। कमला देवी उसके बहुत सारे कार्यों में उसके साथ समर्थन देती थी और मलिक कफूर जो उसके सेनापति के रूप में था, उत्तर भारत तो उसको जितवा ही दिया, दक्षिण भारत तक जीतने का जो दावा खिलजी ने किया था वो मलिक कफूर के कंधों पर किया था। और दक्षिण भारत को जीतने के अभियान के लिए जब खिलजी की सेनाएं गई तो मलिक कफूर ने नेतृत्व किया था और भारत के साउथ में रामेश्वरम जहां से श्री अब्दुल कलाम जी रहे हैं वहां तक का राज्य उसने उसके लिए जीत दिया था। तो ये तो था गुजरात अटैक के बारे में जो खिलजी के द्वारा उस समय किया गया था। एक तो गुजरात युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र आता है। दूसरा जो नाम आता है वो आता है चित्तौड़ आक्रमण के बारे में। चित्तौड़ जिसके ऊपर भारतीय इतिहास बहुत ज्यादा किताबें लिख चुका है, बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है, फिल्में बनी, नाटक बने, सीरियल बने, बायकाट हुआ, विद्रोह हुआ और देश के अंदर अलग अलग तरीके की बातें चली। चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो चित्तौड़ का राजा उस समय राजा रतन सिंह था। सीरियलों में, नाटकों में, यूट्यूब की वीडियोज में लोग कुछ भी बताएंगे बढ़ा चढ़ा करके, उन चीजों को आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि भारतीय इतिहास कुछ ऐसे चुटभइयों ने लिखा है जिनको खुद भी इन चीजों का पता नहीं था, या वो इधर उधर से पैसा ले लेकर के, अपने स्वार्थ ले लेकर के उन चीजों को लिखते थे जो आज के बच्चों को और आज के लोगों को बहुत ज्यादा भ्रमित भी करते हैं। रियलिटी क्या होती है, चित्तौड़ के ऊपर उस समय राज था राजा रतन सिंह का। उसकी पत्नी जो विश्व सुंदरी के रूप में भी फेमस मानी जाती भारतीय इतिहास में, पद्मावती यानी पद्मावती थी, जिसको माता पद्मावती के नाम से भारत के बहुत से लोग मानते भी हैं और इतिहासकारों ने लिखा भी है। और उसी समय उसका जो सेनापति था वो एक व्यर्ध जो 80 प्लस माना जाता है, 85-86 की एज आमतौर पर कही जाती है, वो बूढ़ा सेनापति था, गोरा, जिसकी भुजाओं में भीम से भी ज्यादा बल माना जाता था, यानी एक बहुत बहादुर भारतीय इतिहास का सेनापति। और उसके साथ उसका भतीजा बादल जो उसको मतलब पूरी सेना में पूरा समर्थन करते थे। ये एक प्रकार से एक चित्र यहां पर था। इसी समय जब आक्रमण किया गया तो यहां पर आक्रमण किया गया खिलजी के द्वारा। हालांकि युद्ध क्यों हुआ, आक्रमण क्यों हुआ, इसके बारे में बहुत सी स्टोरियां हैं। सबसे पहले खिलजी जो है वो एक कैरेक्टरलेस टाइप का इंसान कुछ हद तक माना गया है, जिसके बारे में आमतौर पर हम ये पढ़ते अलग अलग चीजों में आए हैं। हुआ क्या था, जो पुराने इतिहासकार है, जो रियल है, वो ये बोलते हैं कि राजा रतन सिंह के दरबार में एक कवि होता था, एक गायक होता था, जिसकी राजा रतन सिंह ने जाने अनजाने इंसल्ट कर दी थी और उसको दरबार से निकाल दिया था। और वह कवि धीरे धीरे करके भटकता भटकता खिलजी के दरबार में आ गया और खिलजी के यहाँ पे नौकरी करने लगा। आमतौर पर लेखकों को और कवियों को किसी भी राज्य के अंदर आसानी से संरक्षण मिल जाता था और जब वो अपनी कविताएं करता था तो खिलजी बहुत खुश होता था। एक दिन कहते हैं उस कवि ने बातों बातों में खिलजी के दरबार में कविताएं की और इस कविताएं में उसने कहा कि दुनिया के अंदर कोई महिला है तो फिर वो पद्मावत है, उसके जैसी कोई महिला पृथ्वी पर नहीं है। जब ये बात उसने खिलजी को कही तो खिलजी का मन डोला और उसने प्रण कर लिया कि वो पद्मावत को जीतेगा, या पद्मावती दोनों नाम आमतौर पर हैं, उसको जीत के वो लेकर आएगा। ये कवि की ये बात इसी वजह से थी क्योंकि कवि को जब चित्तौड़ से निकाला गया तो उस कवि ने कहा था कि मैं महाराजा रतन सिंह का नामो निशान मिटा दूंगा, यानी बदला लूंगा। और ये बदला उसने खिलजी के दिमाग में पद्मावत की बात को डालकर उसने पूरा कर लिया। फिर हुआ जंग खिलजी के बीच में और राजा रतन सिंह के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला कर दिया और उसकी सेना चित्तौड़ की तरफ निकल पड़ी। ये वो समय था, बताते हैं कि चित्तौड़ का पूरा जो राजघराना होता था या पूरी रियासत जो होती थी, मेन जो रियासत थी वो 7 गेटों के अंदर बंद होती थी। 7 गेट बताते उस समय होते थे और 7 गेटों के अंदर जाकर के फिर राज दरबार के लोग और राजा होते थे। अब ये कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे 7 गेट होते थे। एक गेट को तोड़ करके आप अंदर जा सकते थे, फिर दूसरे गेट को तोड़ना होता था, फिर तीसरे गेट को, यानी कहा जाता था कि पूरे के पूरे किलों के अंदर इतना सारा सिस्टम होता था कि आप लोगों को काफी समय तक बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ अंदर ही आपके लिए अवेलेबल होता था। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने काफी समय तक संघर्ष किया, चित्तौड़ के घेरे को वो तोड़ नहीं पाए। ये सच्चाई बताता हूं मैं, उसके बाद हम आगे का टॉपिक तो डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप अलाउद्दीन खिलजी पढ़े, खिलजी वंश पढ़े और चित्तौड़ ना पढ़े तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब ये सारा काम हुआ तो खिलजी की सेनाएं संघर्ष करती रही, उधर राजा रतन सिंह की सेनाओं ने काफी मुकाबला किया और इन गेटों को तोड़ने में बताते हैं खिलजी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद एक बड़ी चाल चली गई। क्यों? क्योंकि 3-4 महीने तक खिलजी ने वहां वेट किया, संघर्ष बड़ा हो रहा था, काम हो नहीं रहा था, रतन सिंह की सेनाएं जूझ रही थी।
खिलजी को क्या लग रहा था, खिलजी को यह डर था कि अगर इससे ज्यादा समय लगा तो दिल्ली की गद्दी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता था। फिर एक साजिश रची गई और उस साजिश में कहा गया कि खिलजी ने राजा रतन सिंह के पास एक पैगाम भेजा और वहां पर कहा कि खिलजी हार मान चुका है और वो वापिस जाना चाहता है, लेकिन वापिस जाने से पहले उसकी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप पद्मावती के उसको दर्शन भी करवा दो तो वो खुशी खुशी वापस लौट जाएगा, सिर्फ इतनी सी इच्छा है। राजा रतन सिंह कहते हैं कि राजा रतन सिंह कुछ हद तक घबराया हुआ था क्योंकि खिलजी की सेनाओं का मुकाबला लंबे समय तक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए रतन सिंह को लगा कि अगर इतनी सी बात से बात बन रही है तो क्यों ना हम हाँ कर दें। लेकिन कहते हैं कि उस समय जब बहादुर सेनापति गोरा था उसने ये कह दिया था कि महाराज ऐसा कुछ नहीं है, ये खिलजी की एक चाल है और आप इस चाल में फंस जाओगे। और ये कहते हैं कि राजा रतन सिंह ने गोरा को डांटते हुए बोला था कि आप सैनिक हो और सेनापति या सैनिक का काम करो, आपको राजकाज नहीं पता है, राजाओं की बातों में मत आइए। गोरा नाराज हुआ और सेनापति का पद छोड़कर जंगलों में कहते चला गया। उस समय खिलजी ने समर्थन जो मांगा था रतन सिंह से पद्मावत को देखने के लिए, रतन सिंह ने हाँ कर दिया। और कहा जाता है कि जब पद्मावत से बात हुई तो उस समय ये डिस्कस हुआ था कि राजा रतन सिंह और राजपुताने में ये प्रथा थी कि किसी गैर पुरुष के सामने महिलाएं नहीं आएंगी, तो ये फैसला किया गया कि सीढ़ियों से पद्मावत उतर के आएगी। नीचे तालाब था जहां पर पानी में प्रतिबिंब दिखेगा और दूसरी तरफ खिलजी होता था, खिलजी और रतन सिंह वगैरह थे, तो उस पानी के प्रतिबिंब में खिलजी पद्मावत को देखेगा, ना कि सामने सामने से। यही हुआ, खिलजी को वो बात पसंद आई और उसने वो देखा। देखने के बाद गलती कहां हुई, गलती हुई रतन सिंह से। जब देखने के बाद हमारे यहाँ पर एक संस्कार होता है इंडिया के अंदर, खास करके हिंदुइज्म में, कि जब कोई व्यक्ति घर आता है तो जब वापस जाता है तो आप उसको सी ऑफ करने जाते हैं, अपने घर से बाहर या दूर तक जहां भी हो आप उसको छोड़कर आते हैं। राजा रतन सिंह जब खिलजी को मतलब वे ऑफ करने गया या बाहर छोड़ने के लिए गया तो खिलजी के वो साथ साथ चलता रहा और सातों गेट खिलजी के साथ रतन सिंह ने पार कर दिए। जब सातों गेट पार किए तो बाहर खिलजी की सेनाओं ने रतन सिंह को बंदी बना लिया और उसको पकड़ करके दिल्ली ले आए। पद्मावत को संदेश भेजा गया या तो 10 दिन के अंदर उसकी शादी का ढोला खिलजी के पास आए, यानी शादी के लिए तैयार हो, अदरवाइज रतन सिंह को मार दिया जाएगा। ये सारे की सारी प्लानिंग यहाँ चल रही थी। उसी समय गोरा को ढूंढा गया, बादल को मनाया गया और इनने कुछ सैनिक इकट्ठे किए और कहते हैं कि ये संदेश भेजा गया खिलजी के पास कि पद्मावत अपनी सहेलियों के साथ 700 कई इतिहासों में अलग अलग मिल जाएगा, ये डोले लेकर आ रही है, आप अपनी शादी की तैयारी कीजिए। और गोरा और बादल के साथ इन डोलों में काफी सारे सैनिक थे जिन्होंने खिलजी के साथ बहुत अच्छा युद्ध किया और महाराजा रतन सिंह को कुछ हद तक वहां पर छुड़वा करके वो कामयाब हुए। लेकिन खिलजी की सेनाएं वापिस आकर के चित्तौड़ पर टूट पड़ी और महारानी पद्मावती ने अपनी आन बान बचाने के लिए उस समय जोहर किया था। ये इतिहासकार, बहुत ज्यादा इतिहासकार मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजाक उड़ाने पर उतर आते हैं किसी इतिहास का, उन लोगों का कोई इलाज नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो इधर उधर से पैसा लेकर के या फिर किसी इतिहास को नष्ट करने के लिए तरह तरह की बातें फैलाते रहते हैं। तो ये था चित्तौड़ का आक्रमण। जो चित्तौड़ वाला आपने देखा, गुजरात वाला देख लिया। अब हम चलते हैं उन कामों पर जो काफी फेमस रहे हैं। मलिक कफूर जब तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचा तो वहां के शासक, ये साउथ अभियान है, साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को जीतने का प्लान जब खिलजी ने बनाया तो प्लान हुआ था कि मलिक कफूर दक्षिण भारत जीतकर खिलजी को भेंट करेगा। मलिक कफूर ने वही किया। तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचा, वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राजा ने फिर बाद में सरेंडर कर दिया। और उस समय उस राजा के पास था कोहिनूर हीरा, जो आजकल इंग्लैंड में है, दुनिया का सबसे महंगा हीरा होने का दावा करते हैं। भारत का कोहिनूर, जिसको बाद में काफी सारे विद्रोह हुए और अलग अलग समय पर कहां कहां वो गया, ये आप हम देखेंगे। तो प्रताप रुद्रदेव ने सरेंडर कर दिया और कोहिनूर का हीरा 1307 ईस्वी में मलिक कफूर को सौंप दिया, जिस मलिक कफूर ने आकर के उसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। तो ये था। फिर बाद में भारत से उसको नादिर शाह लेकर गया, नादिर शाह से इंग्लैंड पहुंचा, वो चीजें भी आप देखेंगे। तो एक तो ये चीज याद रखना कि कोहिनूर हीरे का सबसे पहले वर्णन मिलता है प्रताप रुद्रदेव के पास, उसने मलिक कफूर को दिया, मलिक कफूर ने खिलजी को दिया। ये 1307 की घटना आपको यहां पर मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी के अच्छे कामों में देखिए, सबसे पहले बाजार प्रणाली, मार्केट सिस्टम का फाउंडर बोलते हैं उसको, जन्मदाता, मार्केट सिस्टम का जन्मदाता बोलते हैं। ये चीज याद रखनी है। पहला राजा था जिसने बाजारों की व्यवस्था शुरू की, वस्तुओं के मूल्य को
लंबे समय तक स्थिर रखा उसने, एक प्रकार से स्टेबिलिटी लाई उसने सामानों की कीमत के अंदर। कौन से बाजार व्यवस्थाएं शुरू हुई? बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम उसने शुरू किया। इसमें मंडी लगती थी, अनाज का व्यापार इसमें मंडी लगती थी। सराय ए अदल, कपड़ों का व्यापार इसमें होता था। घोड़ों का, दासों का, पशुओं का सामान्य बाजार भी यहां पर लगते थे। यानी बाजार जहां पर क्रेता और विक्रेता मिलते हैं और सामानों का क्रय विक्रय करते हैं। भारतीय इतिहास में मार्केट सिस्टम की पहला वर्णन आपको मिलेगा। स्टोरियों में, कविताओं में, नाटकों में, फिल्मों में कुछ भी दिखाएं, लेकिन रियलिटी जो है ये मार्केट सिस्टम यहां शुरू होता है, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अच्छे काम माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम राजा था जो बहुत बड़ी सेना रखता था और उसकी सेना में 4,75,000 अश्वरोही घोड़े के सैनिक थे और सैनिकों को नगद वेतन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भारत में सैनिकों को नगद वेतन देने का क्रेडिट जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों? क्योंकि इससे पहले और परमानेंट सेना और नगद वेतन, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था और इसमें पूरा साल भर सेना युद्ध करती थी, अलग अलग एरिया को जीतते थे, सुरक्षा करनी होती थी। तो परमानेंट सेना चाहिए तो नगद वेतन भी देना पड़ेगा और लंबा चौड़ा खर्च भी होता था। अलाउद्दीन के सैनिक 1,000 की टुकड़ी में, 100 की टुकड़ी में और 10 की टुकड़ी में बटे होते थे, जिनके प्रमुख को खान कहा जाता था, मलिक कहा जाता था, अमीर कहा जाता था, सिपह सालार आदि इसके नाम भी होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, घोड़ों को दागना शुरू किया और सैनिकों का हुलिया, स्केच ऑफ द सोल्जर, ये शुरू किया। घोड़ों को दागने की प्रथा इसलिए थी क्योंकि जैसे पूरा राज्य है, राज्य के अंदर राजा के पास भी घोड़ा होता था, अमीरों के पास भी घोड़े होते थे, जो जागीरदार और साहूकार थे उनके पास भी होते थे, जनता में भी कुछ अमीर होते थे जिनके पास घोड़े होते थे। इसलिए राजा का घोड़ा चोरी हो जाता था या सेना का घोड़ा इधर उधर हो जाता था तो कोई पहचान नहीं सकता था। इसलिए राजा के घोड़ों को, सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा अपना ली थी, ताकि उनके ऊपर एक लोहे का कोई रिंग गर्म करके और उनकी पीठ पे रखा जाता था, जिससे उस पर निशान हो जाता था और ये राजा के सेना के घोड़े की निशानियां होती थी। दूसरा, सैनिकों का हुलिया स्केच, जैसे आप लोग आधार कार्ड वगैरह में देखते हो या फिर हम कई बार गुमशुदा का कोई पर्चा लगाता देखते हैं कि ऐसा ऐसा व्यक्ति, रंग गोरा, हाइट इतनी, बाल गुंगराले, इस तरीके की आंखें, ऐसा ऐसा व्यक्ति कहीं देखा हो तो बताना। यानी एक प्रकार से वर्णन, उसका दिखावट का वर्णन करना, ये हुलिया बनता था सैनिकों का, ताकि उसकी पूरी डिटेल आ सके। उसने प्रत्येक सैनिक को 234 टका प्रतिवर्ष देता था। सैलरी देखिए, यहां पर सैलरी जो होती थी वो ईयरली होती थी, और ईयरली सैलरी जो है वो 234 रुपए प्रतिवर्ष, 234 टका यहां था प्रतिवर्ष दिया जाता था। घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया, परमानेंट सेना, नगद सैलरी, 234 टका प्रतिवर्ष, ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अलाउद्दीन के पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप से संगठित उसने किया। पुलिस का मुख्य अधिकारी उस समय कोतवाल होता था। पुलिस व्यवस्था को भी मजबूत किया ताकि विद्रोह को दबाया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जाए, और कोतवाल अधिकारी वहां पर प्रमुख माना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था को शुरू किया, डाक प्रथा, पोस्ट सिस्टम, ये एक प्रकार से जिसको आज के समय में आज भी भारत में बहुत ज्यादा वैल्यू है। डाक व्यवस्था उसने शुरू करी। राशनिंग प्रणाली, राशन सिस्टम इसने शुरू किया। यानी कामों में देखेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके बारे में, तो ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां इन टॉपिकों को आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं देखते हैं तो फिर एक पक्ष आपको देखना है और क्वेश्चन दोनों जगह से आएंगे। नंबर 1 मार्केट सिस्टम हुआ, जिसमें चारों प्रकार के बाजार लगते थे, अनाज के, कपड़ों के, घोड़ों के, पशुओं के, ये आ जाएगा। उसके साथ दूसरा क्वेश्चन आएगा परमानेंट सेना का, तीसरा क्वेश्चन आएगा नगद वेतन देने का, चौथा क्वेश्चन आएगा आपका घोड़े को दागने का, पांचवा क्वेश्चन आएगा हुलिया प्रथा किसने शुरू की, ये भी देखना है। कोतवाल पुलिस व्यवस्था वाला छठा क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपका बन जाएगा डाक व्यवस्था को किसने शुरू किया। आठवां क्वेश्चन बनाएगा रासायनिक प्रणाली का संबंध किससे है। ये मतलब अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, इनको देख लेना। कामों की बात जहां तक की जाए तो, और कामों को बात हो और महल और किले ना बने राजाओं की रियासतों में, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली में अलाई दरवाजा के निर्माण किया था, सीरी का किला का निर्माण किया, हौज खास बनवाया, दिल्ली का जो काफी फेमस एरिया फौज एरिया है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया। ये चीज भी आपको यहां पर देखनी। अच्छा, अलाई दरवाजे की बात करूं मैं तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में है, और ये कहते हैं कि कुतुब मीनार में जब अलाई दरवाजा लगाया गया तो इसके लिए कुछ व्यवस्था है। 2-3 चीजें मिलेंगी। कुतुब मीनार की नींव रखवाने की बात आई तो आपके सामने आया ऐबक का नाम।
कुतुब मीनार को पूरा करवाया तो आपके सामने आया इल्तुतमिश का नाम। कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा लगाने की बात आएगी तो आपके सामने आएगा खिलजी। कुतुब मीनार की मरम्मत की बात आएगी तो आपके सामने आएगा फिरोज शाह तुगलक। ये कई सारे, यहाँ पे बिजली गिरी थी आसमानी तब मरम्मत हुई थी, यानी अलग अलग लोगों के नाम जुड़ेंगे कुतुब मीनार से, ये देख लेना। अलाई दरवाजा में क्या था, उसने एक गेट लगवाया था, इसमें एक गेट लगवाया था और उस गेट से वह अपने राज्य के विद्रोही और जो शत्रु होते थे उनको इससे ऊपर चढ़ाता था और ऊपर ला करके बोलते वो उस पर गिरा देता था। नीचे एक पत्थर लगा होता था जिस पर गिरकर उसकी मृत्यु होती थी। यानी अलाई दरवाजा को उसने अपनी पाप की राजधानी कहा था, पाप की राजधानी भी कहा था, यह भी याद रखना। अलाउद्दीन ने अमीर ए तुनुक, सिकंदर ए सानी आदि उपाधियां धारण की और उसे विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, कई सारे टाइटल मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सिकंदर ए सानी। भारतीय इतिहास में सिकंदर ए सानी की टाइटल जो ग्रहण किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। क्यों किया? क्योंकि जिस तरीके से वो मानता था सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का प्लान बनाया था, वही प्लान अलाउद्दीन का भारतीय क्षेत्रों में और आसपास में था। तो सिकंदर ए सानी का टाइटल उसने लिया। ये क्वेश्चन याद रखना। विश्व का सुल्तान, चलो इसको ध्यान जरूर रख लेना। और जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा, विश्व युग का विजेता, विश्व का सुल्तान और सिकंदर ए सानी और अमीर ए तुनुक, ये टाइटल उसने अपने आप को दिए। 3 जनवरी 1316 ईस्वी को जलोदर द्रौपसी नाम की बीमारी होती थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात आएगी मलिक कफूर की। मलिक कफूर ही वो सेनापति था जिसको अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के राजा वाघेला वंश से लेकर आया था और उसके बाद उसको अपना सेनापति उसने बना दिया था। 1316 ईस्वी में जब मलिक कफूर राजा बना तो खिलजी की मृत्यु के बाद ही बना और कुछ समय के बाद ही उसकी गद्दी, उसको उसकी हत्या बाद में कर दी गई थी। मलिक कफूर एक किन्नर था, एक किन्नर था, ट्रांसजेंडर था, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1000 दिनारी के नाम से फेमस व्यक्ति एक ही रहेगा आपको। 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि गुजरात का एक व्यापारी था नुसरत खान, उसने 1297 ईस्वी में 1000 दिनार में इसको बाजार से खरीदा था। ये याद रखना। क्यों कहा गया था 1000 दिनारी? क्योंकि 1000 दिनार में इसको कभी खरीदा गया था। मलिक कफूर किन्नर के साथ साथ एक दास था, गुलाम था, जो बाजार में बिकना आया हुआ था, वहां पर इसको खरीदा गया। किसने खरीदा 1297 में? नुसरत खान ने। नुसरत खान कहां का व्यापारी था? गुजरात का। और वहां उसने खरीद करके किसको गिफ्ट कर दिया? गुजरात के राजा कर्णदेव को, मैंने बताया आपको। और कर्णदेव से कौन लेकर आया? खिलजी लेकर आया, जब उसके साथ उसका युद्ध और आक्रमण हुआ था, जब कमला देवी को भी लाया था, तो वहां से लेकर आया, सेनापति बनाया। खिलजी का मेन व्यक्ति था, दक्षिण भारत को जीतने का प्लान इसी का था और ये कामयाब भी वहां पर हो गया था। मलिक कफूर ही था जिसने खिलजी के दक्षिण भारत को जीतने का सपना पूरा किया था। ये आपका मलिक कफूर रहेगा। 2 नाम और आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं टॉपिक को क्लोज करने के लिए इनका नाम जरूर लूंगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसने राज किया। बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, बट धीरे धीरे करके 2-3 साल तक अपने राज्य को ये कहीं ना कहीं चलाता रहा। आखिरी नाम आएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। 1 नंबर का आवारा और नक्कारा शासक था, पास में कुछ भी नहीं था, सेना इसकी मानती नहीं थी, अमीरों ने विद्रोह कर दिया था और इसके ऊपर जो आखिरी में चोट की वो तुगलक वंश ने की और इसको समाप्त कर दिया गया। 1320 में इसकी मृत्यु के साथ ही यहां पर खिलजी वंश आपका समाप्त होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुगलक वंश की अगर बात करेंगे तो पहला ही जो व्यक्ति आएगा वो रहेगा ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो खिलजी वंश का आखिरी राजा था, उसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश को समाप्त करके तुगलक वंश की स्थापना की। यहां पर ध्यान रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, तुगलक वंश का फाउंडर कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश किस वंश के बाद सत्ता में आया? खिलजी वंश के। और खिलजी वंश के बाद सत्ता में आया तो खिलजी वंश का आखिरी राजा कौन था? खुसरो शाह, जिसकी हत्या किसने की? ग्यासुद्दीन ने। और हत्या करके खिलजी वंश को समाप्त और तुगलक वंश की नींव यहां पर रख दी गई। उसके बाद उस समय लाहौर के निकट दीपालपुर का वह गवर्नर था, यानी ग्यासुद्दीन तुगलक पहले लाहौर के नजदीक दीपालपुर का गवर्नर था। गाजी मलिक का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम गाजी मलिक भी रहा है, और ग्यासुद्दीन तुगलक इसका दूसरा नाम था। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का हत्यारा, यानी मर्डरर,
या किलर के रूप में वो मानता था। मुस्लिम धर्म में खास करके इस समय यह प्रथा थी कि जो भी उनके धर्म को नहीं अपनाता है वो उनके लिए काफिर माना जाता है। यानी एक प्रकार से सीधा सीधा मतलब उनका था कि वही धर्म जो है वो दुनिया के अंदर रहेगा, बाकी जो भी होंगे उनको नष्ट करने का प्रण ये माना जाता था। तो काफिरों का गाजी या गाजी मलिक या हत्यारा, इस टाइप के टाइटल उसने अपने आप को दिए थे। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह तीसरा वंश था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला कौन सा वंश था? तीसरा। तीसरा कैसे हुआ? पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले था आपका गुलाम वंश, उसके बाद दूसरे नंबर पर था खिलजी वंश, अब तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आया? ये तुगलक वंश। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो सैयद आएगा, और सैयद के बाद आपका आएगा लोधी, और उसके बाद आएंगे मुगल। तो इस तरीके से आपकी ये गुल खिले तो सांस लो मुगलो, उस और ट्रिक पर ये सीरीज चलेगी। उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक शहर बसाया और इसी को उसने अपनी राजधानी, तुगलकाबाद नामक शहर दिल्ली के नजदीक बसाया और इसी को उसने अपनी राजधानी भी बनाया। ग्यासुद्दीन के पुत्र का नाम जोना खान था। ग्यासुद्दीन के पुत्र का नाम जोना खान था, जिसका रियल नाम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में रहा, और उसने उलुग खां का टाइटल अपने नाम कर लिया था। उसने सिंचाई के लिए, किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जिसने नहरों यानी कैनाल्स को बनवाने का काम किया ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो। अकाल नीति बनाने वाला, ड्रॉट पॉलिसी, अकाल नीति ड्रॉट पॉलिसी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अकाल नीति भी उसने बनवाई और पहली बार नहरों का निर्माण भी उसी ने करवाया। इब्न बतूता कहता है कि ग्यासुद्दीन की मृत्यु का कारण जोना खान था। अब यहाँ ग्यासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु थी उसके दो रीजन माने जाते हैं। पहली बात तो ये कहा जाता है कि 1325 ईस्वी में वो एक युद्ध से लड़के वापस आ रहा था। रास्ते में उसकी सेना ने ठहरने के लिए वहां पर टेंट वेंट लगाए और वहां पर रुका। राजा के ठहरने का एक अलग सा निवास बनाया जाता था, एक प्रकार से आर्टिफिशियल। तो ये कहते हैं कि राजा का मंडप गिर गया और गिरने से उसके नीचे दबने से राजा की मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार भारतीय ये मानते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो इब्न बतूता का है। और इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता कहता है कि यह स्टोरी गलत है। वह किसी भी टेंट के गिरने से नहीं मरा, बल्कि उसकी हत्या करवाई थी, ग्यासुद्दीन तुगलक की हत्या उसी के बेटे जोना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। यह इब्न बतूता कहता है। इब्न बतूता की बात में दम इसलिए माना जाता है क्योंकि इब्न बतूता ने जिस जोना खान पर आरोप लगाया उसी जोना खान के दरबार में इब्न बतूता 8 साल तक काजी के पद पर रहा था। तो बहुत बड़ा पद है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई बातें निकली होंगी, कहीं ना कहीं से उसको लगा होगा, इसी वजह से उसने कहा था। तो ये कहीं ना कहीं सत्य भी लगता है। तो ये तो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक से पहले आप ग्यासुद्दीन तुगलक की स्टोरी ये देख चुके हो। अब हमारी बात आएगी मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। मोहम्मद बिन तुगलक जब उसने अपने पिता की हत्या कर दी तो वो गद्दी पर बैठा 1325 ईस्वी में और उसने 1351 ईस्वी तक शासन किया। 25 से लेकर 51 ईस्वी तक का शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का है, जिसका एक नाम था जोना खान। उसको जोना खान भी कहा जाता है, जोना खान के नाम से भी वो जाना गया क्योंकि बचपन का नाम था उसका ये। उसके साथ साथ उसको क्या क्या नाम दिए गए? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा। ये दोनों ही नाम जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए हैं। एक अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और दूसरा रक्त का प्यासा। ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। इसके साथ साथ और क्या कहा गया? वह खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र आदि में बहुत ज्यादा निपुण था, जिसकी वजह से राजमुंद्री अभिलेखों में उसे दुनिया का खान भी कहा गया है। दुनिया का खान राजमुंद्री अभिलेखों के अकॉर्डिंग किसको कहा गया? मोहम्मद बिन
तुगलक को कहा गया। इसके अलावा उसको पागल बादशाह भी कहा गया और पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा गया। ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसी व्यक्ति के बारे में हैं। पागल बादशाह किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। पढ़ा लिखा मूर्ख किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। दुनिया का खान किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। रक्त का प्यासा और अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। उसके साथ साथ इब्न बतूता उसके दरबार में 8 साल तक काजी के पद पर रहा था, जो काफी फेमस पद माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख राजा क्यों कहा गया है? जब हम पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं या अनपढ़ राजा बोलते हैं या मूर्ख राजा बोलते हैं, तो इसके पीछे कुछ स्टोरीज माने जाते हैं और बेसिकली ये उसके किए गए काम है। बोलते हैं ना, स्मार्टनेस होना अच्छी बात है, बट ओवर स्मार्टनेस बहुत खतरनाक है। यानी आप लोग स्मार्ट हो या बुद्धिजीवी हो, बट अति बहुत ज्यादा जो है वो काफी नुकसान कर जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी कुछ योजनाओं की वजह से बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा गया है या पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया है। सबसे पहला उसका जो काम था जिसकी वजह से उसको पागल कहा गया, राजधानी परिवर्तन था। राजधानी परिवर्तन। इस समय जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। इस समय जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने राजधानी को बदल करके एक नया नगर बसाया जिसको देवगिरी कहा गया, बाद में दौलताबाद नाम रखा गया। उसने दिल्ली की कुछ जनसंख्या को एडजस्ट करके नया नगर बसाया देवगिरी। इस देवगिरी नगर को उसने बड़े शान से बसाया और कुछ समय के बाद उसने देवगिरी को अपनी राजधानी बना दिया। जो राजधानी था वो कहां से, दिल्ली से शिफ्ट होकर के कहां चला गया, देवगिरी में चला गया। अब यहां राजधानी तो दूसरे राजा भी बदलते थे। ये कुछ कई सारे रीजन माने जाते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली के लोग बहुत उसको मतलब घृणात्मक पत्र लिखते थे जिसकी वजह से राजधानी बदली। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के आक्रमणों से घबराकर उसने राजधानी बदली। जो भी हुआ, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ राजधानी नहीं बदला, वह अपने दिल्ली की जो उसकी खास करके प्रशंसक लोग थे बहुत बड़े क्षेत्र में, राजा और मंत्रिमंडल नहीं बल्कि बहुत सारे अपने प्रशंसकों को भी, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या को वो लेकर के देवगिरी साथ में चला गया, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद उसने अपनी राजधानी दोबारा दिल्ली करने का फैसला किया और फिर वो पूरे तामझाम के साथ दोबारा फिर वो दिल्ली आया, जिसकी वजह से ये उसका फैसला जो है वो काफी गलत साबित हुआ, जिसकी वजह से उसको पढ़ा लिखा मूर्ख या मूर्ख राजा कहा गया है। नंबर 1। अब बात करें नंबर 2 की। दूसरा काम है सांकेतिक मुद्रा का चलन। सांकेतिक मुद्रा को शुरू करने वाला व्यक्ति माना जाता है उसको। उसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। चांदी के सिक्के की जगह कांसे के सिक्के का चलन उसने किया। सोने चांदी, हालांकि चांदी के सिक्कों का चाइना में इससे पहले सांकेतिक मुद्रा का चलन हो चुका था, लेकिन उसने सोने चांदी के सिक्कों की जगह कांसे के सिक्कों का चलन किया, जो काफी नकारात्मक भी हुआ और उनका बहुत ज्यादा फायदा भी आगे जाकर नहीं हो पाया। ये उसका दूसरा रीजन है। तीसरा है दोआब के क्षेत्र में अकाल के समय अकाल को गलत समय पर बढ़ाना, या फिर अकाल के समय कर, यहां पर टैक्स की बात हो रही है। यानी उसने दोआब के क्षेत्र में अकाल जब पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, ऐसे समय टैक्स बढ़ाया। जहां तक दोआब की बात है, आप लोग इस क्षेत्र को बोलते हैं गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब का क्षेत्र बोला जाता है। उसने क्या किया, वो लंबे समय तक सोचता रहा कि राज्य में टैक्स बढ़ाएगा, लेकिन उसने नहीं बढ़ाया। और जब राज्य में अकाल पड़ा हुआ था तो जनता उनके पास आई कि साहब अब की बार हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमारे टैक्स को माफ कर दो या कम कर दो। लेकिन उसने आदेश दिया कि मैंने तो टैक्स को बढ़ा दिया है। यानी अकाल सूखे के समय उसने टैक्स बढ़ाया, जो उसकी गलत नीति थी, जिसकी वजह से प्रजा बहुत परेशान हुई और नाराज हुई। इस वजह से भी उसको मूर्ख राजा कहा गया। ये कुछ काम है जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख राजा, पढ़ा लिखा मूर्ख, इस टाइप के नाम जो है, पागल बादशाह जैसे नाम उसको दिए गए। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के कामों की अगर बात करें तो उसके कुछ काम अच्छे भी रहे हैं। उसने कृषि विभाग की स्थापना की, जिसको दीवान ए अमीर को ही कहा गया। उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की। भारतीय इतिहास में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है, और इस कृषि विभाग को दीवान ए अमीर कोही का नाम भी दिया गया। उसने तुगलकाबाद के नजदीक
आदिलाबाद का किला और जहांपना शहर बसाया था। ये दोनों चीज याद रखेंगे। तुगलकाबाद के नजदीक आदिलाबाद का किला किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहांपना नगर की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद बात आएगी फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक जो उसका चचेरा भाई था, 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक उसका राज रहा। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक उसने राज किया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और उसकी मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक सिंधु नदी के तट पर हुआ था। यह भी ध्यान रखना आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो उसका भाई नहीं था सगा, न उसका बेटा था, बल्कि उसका कजन ब्रदर था। और उसके बाद जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने एक राज्य को बड़े अच्छे से चलाया भी। किस नदी के किनारे राज्याभिषेक हुआ? सिंधु नदी के किनारे। वह दासों का शौकीन था। पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय इतिहास में दासों का शौकीन किसे कहा जाता है? दासों का शौकीन फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा दास रखने का रिकॉर्ड उसके नाम है 1,80,000। 1,80,000 से ज्यादा उसके दासों की, गुलामों की संख्या थी। यानी दासों का शौकीन आप उसको कहेंगे। उसने दासों के लिए एक विभाग बनाया जिसको दीवान ए बंदगान कहा गया। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। किससे संबंधित था ये? दासों यानी गुलामों से संबंधित विभाग था। फिरोज शाह ने लगभग 300 नगरों की स्थापना करी। अपने समय में फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। उसमें से 5 नगर बहुत ज्यादा फेमस हैं। हिसार हरियाणा में है, फतेहाबाद हरियाणा में है, फिरोजपुर एक नगर रहा, फिरोजाबाद नाम का नगर रहा, और जौनपुर जो उसने अपने भाई जोना खान की याद में बसाया था। और फिरोजाबाद जिसको आप लोग फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली के आसपास मानते हो। ये जो हैं ये 5 ऐसे नगर थे जो बहुत ज्यादा फेमस रहे उसके। और बाकी 300 से ज्यादा नगरों की स्थापना उसने कहते हैं की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ और काम भी किए। उसने कठोर दंड पहले वाले राजाओं के समय शरीर के अंग को काट देना, यानी काफी सारे कठोर दंड होते थे। उसने कठोर दंड और बड़े बड़े करों को कुछ हद तक माफ भी कर दिया था। उसने नहरों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, हॉस्पिटल बनवाए, बांधों का निर्माण करवाया ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। वह अशोका के स्तंभ, अशोका पिलर्स जो 2 फेमस हैं, अशोक के स्तंभों को हरियाणा के टोपरा अंबाला में है भाई, वह हरियाणा के टोपरा से और उत्तर प्रदेश के मेरठ से अशोक के स्तंभों को दिल्ली में लेकर आया और इन्हें उसने अपने महल के पिलरों में लगवा दिया। अशोक के स्तंभों को भारत में दिल्ली तक लाने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक था, जिसने एक हरियाणा के अंबाला के टोपरा और दूसरा उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर आया। उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया जिससे उसके पूरे राज्य के अंदर सिंचाई व्यवस्था स्थापित हो गई। नहरों का निर्माण हालांकि इससे पहले हो चुका, लेकिन बड़े लेवल पर नहरों का निर्माण इस व्यक्ति ने करवाया था। उसने आसमानी बिजली गिरने से नष्ट हुए कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार की मरम्मत जो है वो आसमानी बिजली गिरने से कुतुब मीनार का एक हिस्सा नष्ट हो गया था, जिसकी मरम्मत इस व्यक्ति ने करवाई। फिरोज शाह ने 4 नए कर लगाए, जजिया, जकात, खराज व खुम्स। इन करों की शुरुआत यहां बड़ी लेवल पर मानी गई। जजिया, जकात, खराज और खुम्स नाम के कर लगाए। सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। 1388 में जैसे उसकी मृत्यु हुई, तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। उसके बाद कुछ छोटे मोटे राजा रहे। नसीरुद्दीन महमूद 1388 से 1412 ईस्वी तक राज किया। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासन काल में ही तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। 1398 ईस्वी में तैमूर, जिसके नाम सुनते ही और उसका नाम आते ही भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा रोष पैदा होता है। लोग काफी सारे यहाँ पर जब उनका जिक्र आता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उसने दिल्ली में और भारत के अंदर कत्लेआम मचाया था। इस 1398 में तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो
जो आक्रमण हुआ था वो इसी व्यक्ति के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली पर किसका अधिकार था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का आखिरी राजा। तो ये सबसे पहले जब बात आप सैयद वंश की करते हो तो सैयद वंश तुगलक वंश के बाद आया, और तुगलक वंश के जो आखिरी राजा थे वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहे। फिरोज शाह तुगलक के बाद धीरे धीरे करके तुगलक वंश कमजोर होता गया। उसी समय तैमूर के भारत पर आक्रमण हुए, और तैमूर के आक्रमणों के समय ही भारत के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि खिज्र खान जैसे लोगों ने उसकी काफी मदद की थी, और जिसके बाद खिज्र खान जैसे लोगों को यहाँ सत्ता मिली। बात करें अगर हम लोग खास करके इस वंश की अगर बात करेंगे तो इसकी टाइमिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी टाइमिंग 1414 से 1451 तक आपको दिखेगी, यानी तुगलक वंश के बाद शुरू होकर के लोधी तक चलेगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है खिज्र खान का। ये वही व्यक्ति था जिसने तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उसका समर्थन किया था और उसका सहयोग भी किया था भारत के अंदर लूटपाट और आतंक मचाने के लिए, और तैमूर ने फिर जाते जाते इसको साज्य राज्य भी सौंपा था। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की 1414 ईस्वी में, और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यानी 1414 ईस्वी में खिज्र खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने सैयद वंश की स्थापना इस समय की थी। तैमूर ने भारत में बहुत से प्रदेश जीते थे और उनका प्रशासक खिज्र खान को उसको नियुक्त कर दिया था, क्योंकि खिज्र खान ने उसकी मदद की थी। बहुत ज्यादा कत्लेआम भारत में तैमूर ने मचाया था, और उसके बाद ये हालात पैदा हुए, क्योंकि खिज्र खान ही वो इंसान था जिसने तैमूर के भारत पर आक्रमण को सहयोग और समर्थन दिया था, जिसकी वजह से तैमूर ने भारत में कत्लेआम मचाया। दिल्ली के अंदर कहते हैं कि 7 दिन तक वो दिल्ली में रुका। हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है, लेकिन ये माना जाता है ज्यादातर इतिहासकारों का कि जिन 7 दिन वो रहा, देश शहर के अंदर पूरा बंद था शहर, और यह आदेश था तैमूर का कि शहर में कोई भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दिया जाए। और जब वो वापिस शहर से गया तो शहर के अंदर सड़कों के ऊपर लाशों के ढेर थे, और उसके जाने के भी बाद कई दिनों तक लोग घरों से नहीं निकले। इस तरीके का खौफ उस समय यहाँ पर था। तो ये सिचुएशन आप लोगों ने यहाँ देखी। उसके बाद खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, वह रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि वह किसके साम्राज्य को संभाल रहा था? तैमूर के साम्राज्य को, और तैमूर ने अपना जो साम्राज्य उसको दिया था वो उसके साम्राज्य को संभाल रहा था। तो इसलिए सुल्तान तो कौन था? सुल्तान तो उस समय भी तैमूर को ही माना गया था, लेकिन सुल्तान के पद ना लेकर के उसने खिज्र खान ने सुल्तान के पद को छोड़ दिया, क्योंकि सुल्तान वो उस समय भी तैमूर को मानता था, और उसने रैयत ए आला एक प्रकार से रखवाले के रूप में वो तैमूर के जीते हुए प्रदेशों को संभाल रहा था। तो एक तो ये याद रखना कि किसने कोई दिल्ली सल्तनत के अंदर किस व्यक्ति ने सबसे पहले सुल्तान के पद को ना लेकर के रैयत आला का पद लिया? आपका आंसर यहाँ खिज्र खान होगा। इस समय दिल्ली की हालत बहुत खराब थी, सिक्के लगभग समाप्त हो चुके थे, क्योंकि तैमूर के लूटपाट से यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। इस समय खुतबा जो है वो तैमूर के नाम से पढ़ा जाता था, और बाद में उसके उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम से, क्योंकि जब तैमूर की मृत्यु हुई तो तैमूर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी शाहरुख बना। तो पहले ये तैमूर के नाम से होता था सारा राज्य संचालन, बाद में शाहरुख के नाम से। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। सैयद वंश में खुतबा पहले किसके नाम पढ़ा गया? तैमूर के, और फिर किसके नाम पढ़ा गया? शाहरुख के नाम। खिज्र खान के 3 उत्तराधिकारी रहे हैं। हालांकि खिज्र खान के बाद राज्य जो है वो इतना मजबूती से नहीं चल पाया, लेकिन उत्तराधिकारी उसके 3 रहे। पहला उत्तराधिकारी था उसका मुबारक शाह, दूसरा था मोहम्मद शाह, और तीसरा था आलम शाह। ये खिज्र खान के बाद 3 उत्तराधिकारियों ने सैयद वंश को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे करके वंश लगभग समाप्त हो गया। पहली बात करें मुबारक शाह की, क्योंकि 1414 से 21 तक तो खुद खिज्र खान रहा, और 1414 से 21 के बाद जब अगला समय आया तो वो फिर मुबारक शाह का आया। मुबारक शाह का कार्यकाल 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक रहा। मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाए, और पूर्ण रूप से वैधानिक शासक के रूप में उसने काम किया। यानी कौन से राजा ने अपने सिक्के चलाए? मुबारक शाह ने अपने नाम से, मुबारक शाह नाम के सिक्के इस समय चले थे, और मुबारक शाह के संरक्षण में रहकर
याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की। तारीख ए मुबारक शाही जो है वो इसी के नाम पर रखी गई थी और इसको लिखने वाला था याहिया बिन सरहिंदी। यह नाम आपको याद रखना है। इसने भटिंडा व दोआब में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया, लेकिन खोखर जाति के नेता जसरत द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में यह कामयाब नहीं रहा। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, खोखर जाति के नेता जसरत ने किसके समय विद्रोह किया था, यह याद रखना है। और दोआब का क्षेत्र तो गंगा यमुना के बीच का, आप समझ सकते हो। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना की, एक नगर बसाया। मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की। जब इसे देखने जा रहा था तो वजीर शकरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू व मुस्लिम सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। यानी अपने नगर को देखने जा रहा था तो उसके वजीर और उसके कुछ साथी लोगों ने उसकी वहां पर हत्या कर दी थी। अगला नाम आएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1433 से लेकर 1443 तक रहेगा। कुछ किताबों में यह 1433 की बजाय 1434 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, बट 1433 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा और सैयद वंश को आगे बढ़ाने का काम किया। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खान। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। खाने खाना, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का फाउंडर संस्थापक रहा है, उसको खाने खाना की उपाधि उसने प्रदान की थी। तीसरा नाम आएगा और लास्ट नाम आएगा आलम शाह का, जिसका कार्यकाल 1443 से लेकर 1451 तक रहेगा। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। आलम शाह यानी अलाउद्दीन आलम शाह, जिसको सैयद वंश का आखिरी राजा माना जाता है। आलम शाह ने अपने वजीर हमीद खान से मतभेद होने के कारण उसे दिल्ली छोड़ के बदायूं जाना पड़ा। यानी अपने वजीर हमीद खान से मतभेद हुआ और रास्ते अलग अलग हुए। आलम शाह के वजीर हमीद ने 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोधी को सौंप दिया। यानी यहां भी गद्दारी जो है वो हमीद शाह की ही रही। यानी वजीर की गद्दारी से आलम शाह को भी निपटाया गया और मोहम्मद शाह को भी एक समय में निपटना पड़ा था। यानी कहने का मतलब था काफी सारे लॉजिक ऐसे मिलेंगे जब आप लोगों को वजीरों की गद्दारी की वजह से राजाओं की हत्याएं और राजाओं के सिंहासन निपटा दिए गए। सुल्तान आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदायूं में हुई। इसके साथ ही सैयद वंश का समाप्त हो गया या वो अंत हो गया। अब देखिए 1451 ईस्वी में वजीर हमीद ने दिल्ली का सिंहासन बहलोल लोधी को सौंप दिया। यानी लोधी वंश की स्थापना तो 1451 में हो चुकी थी और यहीं से सैयद वंश एक प्रकार से राज सत्ता से दूर हो चुका था। लेकिन 1476 ईस्वी तक जो है वो आलम शाह जिंदा था और बदायूं में जैसे उसकी मृत्यु हुई उसी के साथ साथ सैयद वंश पूर्णतः नष्ट हो गया। तो ये पूरे का पूरा, चाहे आपका खिजर खान हो, चाहे आपका आलम शाह हो, चाहे आपका मोहम्मद शाह हो या फिर मुबारक शाह हो, ये सारे के सारे आप लोगों के इस सैयद वंश के दौरान रहेंगे। क्योंकि सैयद वंश का कार्यकाल वैसे कहने के लिए तो लगभग 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक का है, लेकिन इस कार्यकाल के अंदर काफी सारे उतार चढ़ाव भारत के अंदर खास करके दिल्ली सल्तनत और दिल्ली की गद्दी के आसपास दिखे। अब हम आगे बात करेंगे लोधी वंश की। अब बात करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश के अंदर सबसे पहले नाम आता है बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी का कार्यकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक का है। यानी 1451 से 1489 तक। अगर शुरुआत में देखेंगे तो लोधी वंश भारत का पहला अफगान वंश था। यानी दिल्ली की सल्तनत पर इससे पहले कोई अफगानी वंश सत्ता पर काबिज नहीं हुआ था। लोधी वंश भारत का पहला अफगानी वंश था।
लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी वंश की बात करते हैं ना, तो उसका फाउंडर जो है वो इतना ज्यादा फेमस कई बार नहीं होता है जितना बाद के लोग होते हैं। जैसे आपके सामने कोई लोधी वंश बोलेगा तो सबसे पहले दिमाग में आएगा इब्राहिम लोधी, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो जो पहला नाम इब्राहिम लोधी आएगा वो आंसर नहीं है। तो इसलिए जल्दबाजी में आप क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं। ये सोच लीजिए, शक्तिशाली व्यक्ति और संस्थापक दोनों आमतौर पर 90% अलग ही हुए हैं, और उस क्वेश्चन को आपको देखना होगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, और इस व्यक्ति के पास जब सत्ता आई तो इसने लोधी वंश को भारत के अंदर पहले अफगान वंश के रूप में स्थापित कर दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला यह पहला अफगान राजा था, यानी बहलोल लोधी से पहले दिल्ली की गद्दी पर कोई अफगानी शासक नहीं बैठा था। उसने अपने नाम से बहलोल नाम के सिक्के शुरू किए, जिनकी काफी सारी चर्चा उस समय उसके आसपास के क्षेत्रों में रही थी। बहलोल लोधी ने जौनपुर के राजा हुसैन शाह को हरा दिया था और जौनपुर को दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया था। क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली की सल्तनत में मिलाया था, और मिलाया कैसे था? जौनपुर के राजा हुसैन शाह से युद्ध किया और उसको हरा करके अपनी सत्ता में, अपने राज्य में उसके राज्य को मर्ज कर लिया था। बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। ये क्वेश्चन भी याद रखना, बहलोल लोधी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कौन से पद पर था? वह सरहिंद के सूबेदार के रूप में नियुक्त था। बहलोल लोधी अपने अफगानी सरदारों की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, जिसकी वजह से उसको उधर से समर्थन भी मिलता था। वह अपने अफगानी सरदारों को मकसदे आलो कहकर पुकारता था। यह क्वेश्चन याद रखना, बहलोल लोधी अफगानी सरदारों को किस नाम से पुकारता था? इस क्वेश्चन में आप लोगों को कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपका राइट आंसर होगा मकसदे आलो। मकसदे आलो के नाम से बहलोल लोधी अपने अफगानी सरदारों को मान सम्मान देकर के बुलाता था। वह ग्वालियर के अपने अंतिम अभियान से दिल्ली लौटते हुए लू लगने से बीमार हुआ और 12 जून 1489 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन आपको लोधी पे मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल होगा। लोधी वंश में सबसे पहला अफगानी जो गद्दी पर बैठा बहलोल लोधी होगा। दिल्ली का पहला अफगानी वंश होगा, लोधी वंश होगा। बहलोल नाम के शिष्य किसने चलाए सिक्के? बहलोल लोधी होगा। जौनपुर को किसने अपने राज्य में मिला दिल्ली में? बहलोल लोधी होगा। सरहिंद का सूबेदार वो था। अफगानी सरदारों को वो मकसदे आलो बुलाता था, और लू लगने से दिल्ली जब वो लौट रहा था ग्वालियर के लड़ाई के बाद, तो लू लगी, बीमार हुआ, और गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा बीमार होने से 12 जून 1489 को उसकी मृत्यु हो गई। अब बहलोल लोधी के बाद बात आएगी सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी का कार्यकाल काफी अच्छा रहा। 1489 ईस्वी से लेकर 1517 यानी 1489 से 1517 तक का जो कार्यकाल है वो सिकंदर लोधी का रहा है। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगर यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगानी राजा कौन था, तो सेकंड अफगानी जो है वो सिकंदर लोधी था। बहलोल का पुत्र था और लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे शक्तिशाली राजा वो कहलाया। उसका जो मूल नाम था वो निजाम खान था। मूल नाम उसका क्या था? सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? निजाम खान। और सिकंदर लोधी के नाम से उसने क्या ली थी? उपाधि, टाइटल, शीर्षक लिया था। टाइटल उसका ले लिया था सिकंदर लोधी के नाम से, जिसको उपाधि भी बोल सकते हो, शीर्षक भी बोल सकते हो, लेकिन बचपन का उसका जो मूल नाम था वो निजाम खान था। ये याद रखना है। सिकंदर लोधी का एक उपनाम गुलरुखी भी था, और इसी नाम से वह फारसी भाषा में कविताएं लिखता था जो गुलरुखी शीर्षक के अंतर्गत छपती थी। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सिकंदर लोधी जो कविताएं लिखता था वो किस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित होती थी? आंसर होगा गुलरुखी। कौन सी भाषाएं में लिखता था? आंसर होगा आपका यहाँ पर फारसी। सिकंदर लोधी के काल में संगीत की पुस्तक लज्जते सिकंदरी
की रचना हुई थी। लजते सिकंदरी संगीत के इतिहास की बेहतरीन किताबों में से मानी जाती है और इसकी जो रचना हुई थी वो सिकंदर लोधी के काल में ही हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो कविताएं और संगीत का कितना प्रेमी था। सिकंदर लोधी ने भूमि को मापने का पहला पैमाना गज ए सिकंदरी लागू किया। याद रखिए, गज ए सिकंदरी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप इतिहास में देखोगे तो चंद ही ऐसे काम रहे हैं और भारत के अंदर भूमि को मापने का पहला पैमाना था गज ए सिकंदरी, जिसमें टोटल बात करी जाए तो इसमें 32 अंक होते थे। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है गज ए सिकंदरी में कुल कितने अंक होते थे? 32 अंक होते थे और भूमि को मापने का यह पहला पैमाना भारतीय इतिहास का आपको दिखेगा, ये याद रखना है। उसने कुशल सैन्य और गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया और उसे मजबूत किया। इसके साथ साथ सिकंदर लोधी का सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां एक और दिखेगा, उसने आगरा शहर की स्थापना करी। कब करी? 1504 ईस्वी में। आगरा शहर को बसाने वाला सिकंदर लोधी था। साल पूछेंगे 1504। आप ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा सबसे पहले कौन से वंश की राजधानी रहा। अब राजधानी कैसे रहा? क्योंकि 1504 में उसने आगरा को बसाया और 1506 में उसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। तो आगरा जो है वो सबसे पहले जो राजधानी रहा वो कौन से वंश की रहा? लोधी वंश की। ये भी क्वेश्चन याद रखना निम्नलिखित में से आपका, क्योंकि आगरा या तो लोधी वंश के समय राजधानी रहा या फिर बाद में मुगल के समय रहा, क्योंकि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश ये तो पहले ही हो चुके थे, तो यहां तो कोई मतलब बनेगा नहीं। तो ये चीज भी याद रखना। 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी और 1506 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। आगरा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं पर अपना अधिकार सुरक्षित रखना और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दिल्ली से आप आगरा होते हुए राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जितने भी राजा थे उन पर नियंत्रण रखा जा सकता था और जो व्यापार होता था इन मार्गों से, उस व्यापार के मार्गों पर अपना आधिपत्य, नियंत्रण, कंट्रोल और अपनी दूरदृष्टि रखी जा सकती थी। सिकंदर लोधी के सोम के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, इसका फारसी में अनुवाद किया गया सिकंदर लोधी के आदेश पर। इसने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना पुनः शुरू कर दिया था। यह भारत के अंदर नॉन इस्लामिक, अगर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति नहीं है तो उसको उसके बदले में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो मुस्लिम हो जाओ या फिर आप लोग टैक्स दो। ये एक प्रकार से उस समय शुरू कर दिया था, इसने दोबारा लेना शुरू कर दिया। इसने एक बोधन नामक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र। आप सोच सकते हैं आज के समय अगर कोई ऐसी बातें कर जाए तो फिर वो कभी वो सेकुलरिज्म हो जाता है, कभी वो कम्युनल हो जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे राजा भारतीय इतिहास में रहे हैं। इसने कहा था कि एक बोधन नाम का ब्राह्मण था, उसने ये कह दिया था कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों एक समान पवित्र हैं। इस बात को उसने कहा और इसके बदले में सिकंदर लोधी ने उसको फांसी दे दी। एक्चुअली में ये रियल वाला जो कम्युनलिज्म था वो ये माना जाता था। आजकल तो इसके मुकाबले में कुछ भी दुनिया में नहीं है। सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा के अंदर हुई थी। सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को आगरा में हुई। अब बात करते हैं इब्राहिम लोधी की, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला लोधी वंश का आखिरी सम्राट रहा। 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी का कार्यकाल रहा। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह लोधी वंश का आखिरी शासक था। लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी आएगा। युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। इससे पहले दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए, युद्ध के मैदान में कोई नहीं मारा गया, यानी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के हाथों